पोर्शन, उसका मीनिंग क्या समझाया गया था? उसका मीनिंग समझाया गया था क्या? तो हमारे पास यूनिफॉर्म सिस्टम है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हमारा, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा हमारा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। लाइक मास एम लेंथ एल का ऑब्जेक्ट है तो L/2 पे होगा, कहाँ पे होगा? और इसका मीनिंग क्या, अगर हॉरिजॉन्टल में L/2 पे, वर्टिकल में कहाँ पे होगा? वर्टिकल में भी कहाँ पे होगा हमारा? L/2 पे होगा। इसका साइंस क्या है, इसके अंदर क्या साइंस है? हॉरिजॉन्टल में भी L/2 पे था और वर्टिकल कर दिया तो भी L/2 पे हो, या इंक्लाइंड कर दें तो भी कहाँ पे होगा? तो इसका क्या मीनिंग है? सेंटर मास, इसका मीनिंग यही है कि सेंटर मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बताएंगे आप? कोऑर्डिनेट सिस्टम से इंडिपेंडेंट है, हॉरिजॉन्टल रखें वर्टिकल रखें कैसा भी रखें, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा हमारा? तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, या जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंक्लाइंड करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मास एम लेंथ एल का डंडा है तो उस कंडीशन में आपको दिखा दिया कि इसको क्या बोलते हैं, तो टेक्निकली इसे क्या नाम देते हैं हम लोग? तो सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं इसे? सेंटर ऑफ मास इज प्रॉपर्टी बोलते हैं। 4 ऑप्शन लिख रहे हैं, कौन सा ट्रू फॉल्स है? So center of mass is independent of coordinate system. Center of mass is independent of coordinate system. कोऑर्डिनेट सिस्टम प्रूव आउट कर दिया कि हॉरिजॉन्टल रखो वर्टिकल से रखो, सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इंडिपेंडेंट होता कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, डिपेंड किस पे करता है? मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिपेंड्स ऑन द सेंटर ऑफ मास इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। इंडिपेंडेंट होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम से, इंडिपेंडेंट होता है। और डिपेंड किस पे करता है? तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन पे, मास का डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। इंडिपेंडेंट किस पे होगा तो पता चल गया, डिपेंडेंसी किस पे है? तो डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म में सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में तो सेंटर मास ज्योमेट्रिकल सेंटर को कॉन्साइड कर देता है। यूनिफॉर्म सिस्टम के लिए, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए, किसके लिए? सिमेट्रिकल। जहाँ पे बात कर रहे हैं सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, तो किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। किसके डिस्ट्रीब्यूशन पे? तो अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, और मास डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या बताएंगे आप? हैवी की तरफ बाइसिंग होगी। इसके क्या क्या एग्जाम्पल दिए थे? बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। इसको बोलते हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये क्या हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बना दे बैट, तो कैसा बताएंगे? बैट के लिए नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर लंबाई इसकी कितना ले, दोनों की लंबाई L मान लें, तो इनका ऊपर वाले का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? L/2 पे होगा, जबकि इसका सेंटर ऑफ मास L/2 पे नहीं, इसका L/2 पे होगा, जबकि इसका तो बॉटम की तरफ से शिफ्ट कर जाएगा। मिड पॉइंट पे ना होकर के जिधर ज़्यादा मास है उधर की तरफ क्या कर जाएगा? शिफ्ट कर जाएगा। उधर की तरफ क्या कर जाएगा? समझ आ गई बात? बेलन देखा है? बेलन में कहाँ सेंटर ऑफ मास होगा? ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। बेलन कैसा हो गया? सिमेट्रिकल होगा, दोनों तरफ जो है तो उसका डंडा होता है। बैट में दोनों तरफ डंडा होते हैं क्या? बैट में डंडा एक ही तरफ होता है, तो इसलिए क्या हो गया? अनसिमेट्रिकल हो गया। ये क्या हो गया हमारा? अनसिमेट्रिकल हो गया। तो अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में तो सेंटर ऑफ मास किधर कर बाइसिंग हो जाती है, तो हैवी की तरफ है बाइसिंग होती है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? उसी को ऐसे बोलते हैं सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग। सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेज। या तो डायरेक्ट बोलते हैं सेंटर ऑफ मास की बाइसिंग किधर होती है? हैवी की तरफ होती है। या सेंटर ऑफ मास क्या करता है? डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग इन इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेज। मासेस के इन्वर्स रेशियो में सेंटर ऑफ मास क्या करता है? तो डिवाइड करता है, जो दो ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन को मास के इन्वर्स रेशियो में डिवाइड करता है। ये कहाँ पे लागू होगा? ये जो लागू होगा तो अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए। मान ले दो ऑब्जेक्ट हैं M1 M2। M1 M2 से पहले क्या बताओगे? इनके बीच का डिस्टेंस कितना D है? M1 M2 के बीच का डिस्टेंस तो D है। अगर ये M और M होंगे तो सेंटर मास कहाँ पे होगा? मिड पॉइंट पे होगा। कहाँ पे होगा? मिड पॉइंट पे होगा। लेकिन अब ये MM है तो सिमेट्रिकल सिस्टम है, जबकि क्या हमारा M1 M2 तो अनसिमेट्रिकल हो गया। तो अनसिमेट्रिकल हो गया तो किधर बाइसिंग हो जाएगी? इधर। तो D डिस्टेंस है, ये R डिस्टेंस लें या D ले लें,
तो सेंटर ऑफ मास इन्वर्स रेशियो में डिवाइड करता है। ये मान ले सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, m1 से डिस्टेंस कितना है x1 और m2 से कितना है, सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है m1 से x1 डिस्टेंस और m2 से, तो जो डेटा इन्वर्स रेशियो में तो मतलब ये बोला कि x1 एंड x2 का जो रेशियो होगा उल्टा होगा, m2/m1 होगा। या इसी को तो हम लोग सेंटर ऑफ मास अगर पता है तो आगे से ऐसा बहुत बड़ा थ्योरम बनता है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो क्या बन जा रहा है ये, m1 x1 इक्वल टू, इस थ्योरम को क्या बोलता हूँ लोग, सेंटर ऑफ मास से m1 कितनी दूरी पे है, x1 दूरी पे, और m2 कितनी दूरी पे है, x2 दूरी पे। तो क्या लिखेंगे आप, m1 x1 इक्वल टू m2 x2, m1 x1 इक्वल टू m2 x2। अगर जहाँ पे आपको सेंटर ऑफ मास पता रहेगा तो सेंटर ऑफ मास से तो क्या करेंगे, तो पोजीशन पता कर लेंगे दोनों ऑब्जेक्ट का। और लॉजिकली अगर दो ही ऑब्जेक्ट का सिस्टम है तो सेंटर ऑफ मास से दोनों का ओरिएंटेशन किधर होगा, एक का लेफ्ट होगा उधर, एक का राइट होगा। तो m1 x1 इक्वल टू क्या यूटिलाइज कर लेंगे, m2 x2। क्या बोलते हैं इसे, तो सेंटर ऑफ मास का अबाउट मास मोमेंट बैलेंस होता है। m को मास बोलते हैं और डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, मोमेंट। तो मास मोमेंट का तो बैलेंसिंग होगा। सेंटर ऑफ मास का अबाउट क्या होता है हमारा, मास मोमेंट बैलेंस होगा। आगे जो हम लोग क्या करेंगे, तो मोमेंट ऑफ फोर्स की बैलेंसिंग करेंगे। मोमेंट ऑफ फोर्स को क्या नाम देते हैं, टॉर्क। तो टॉर्क की बैलेंसिंग करेंगे। यहाँ पे फिलहाल किसकी बैलेंसिंग कर रहे हैं, मास मोमेंट। मास मोमेंट का प्रिंसिपल बोलते हैं ये m1 x1 इक्वल टू m2 x2। सेंटर ऑफ मास इक्वेशन है ये। सेंटर ऑफ मास पता हो गया। अगर दो ही ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है तो सेंटर ऑफ मास से जो लोकेशन होंगे ऑब्जेक्ट का, तो एक का लेफ्ट होगा दूसरे का, या एक का अप होगा तो दूसरे का डाउन होगा। तो लेफ्ट में जो है तो मास एंड डिस्टेंस का प्रोडक्ट, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मास एंड डिस्टेंस का प्रोडक्ट कहाँ पे, लेफ्ट में, और मास एंड डिस्टेंस का प्रोडक्ट कहाँ पे, राइट में। बैलेंस कर देंगे। सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है, तो लेफ्ट में क्या है m1 x1 और राइट में क्या हमारा, तो इनका प्रोडक्ट हो क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। ये दो ही क्लियर नहीं है, मे भी ज़्यादा भी है तो भी वैलिड है। ये मान ले 3 लोग हैं, m1 m2 m3, और इस कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास तो मैंने फाइंड आउट किया। कहीं पे बता दो, यहाँ पे आगे सपोज कर लें x1 डिस्टेंस है, x2 और क्या हमारा x3 है, यहाँ से यहाँ तक। समझ आई बात नहीं? तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बैलेंस क्या लिखेंगे आप, m1 x1 इक्वल टू m2 x2 प्लस m3 x3। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मास मोमेंट की बैलेंसिंग बोलते हैं इसे। ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से निकलेगा कि सेंटर ऑफ मास पता, तो सेंटर ऑफ मास से लेफ्ट वाले का मास मोमेंट और राइट वाले का मास मोमेंट क्या कर दें आप, बैलेंस कर दें। लेफ्ट राइट में हॉरिजॉन्टल में बात करें तो ऐसा, और अप डाउन में तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर वाला मास एंड डिस्टेंस का प्रोडक्ट और नीचे वाले का मास एंड डिस्टेंस का प्रोडक्ट बराबर कर देंगे। तो आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन के सॉल्यूशन यहाँ से निकलेंगे। सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चंस पे आते हैं, इस पे इसके साथ साथ एक ऐसा भी तो थ्योरम बना लोगे तुम, m1 x1 इक्वल टू m2 x2 में मज़ा आ रहा है तुम्हें। एंड उसके अलावा जो है देखो यहाँ पे मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे देखो, इधर कल बताया था कि 2 लोग हैं, एक बड़ा आदमी है, एक ओल्ड आदमी है और एक तो चाइल्ड है। एक ओल्ड है और दूसरा कौन है, चाइल्ड है। ध्यान देखो, ये मान लीजिए क्या चाइल्ड है, m1 क्या चाइल्ड है और m2 क्या हमारा ओल्ड है। अभी कितनी दूरी पे दोनों लोग, x1 एंड x2 दूरी पे, x1 एंड x2 दूरी पे। तो अगर ओल्ड एंड ऐसा करोगे तो क्या बताओगे, ये सेंटर मास ऐसा कुछ दिखा दें, बढ़िया रहेगा। याद होगा ना कल बताया था कि सेंटर मास कहाँ होते हैं इन दोनों का, तो हेवी की तरफ होगा
चाइल्ड है अभी छोटा है, 5 किलो का चाइल्ड है, और इधर कितने किलो का ही है? हाँ जी 65 किलो का। तो सेंटर मास इधर चला जाएगा, मिड पॉइंट पे ना होकर इधर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बात हो गई। सेंटर मास वहीं पे उन दोनों का। अब देखोगे, अब ऐसे एक प्रिंसिपल होता है, एक यहाँ पे थ्योरम तो आ ही रहा है, m1 x1 इक्वल टू m2 x2, m1 x1 इक्वल टू दो फार्मूला अभी तक आप याद रख लेंगे। अगर ये 2 फार्मूले याद रख लेते हैं, एक दो फार्मूले और आएंगे, सेंटर मास के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे पूरा पूरा। उसके अलावा जो अगर डी दिया हुआ तो x1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डी क्या लिखेंगे? लिखवाया नहीं लिखवाया? नहीं लिखवाया तो ऐसे लिख लेंगे, x1 की वैल्यू तो डी का टर्म्स में डी टाइम्स m2 बाई m1 प्लस m2। नहीं लिखवाया तो लिख लें, एक बार आगे प्रूव कर दूंगा ऐसे फिलहाल। और x2 की वैल्यू डी टाइम्स बोलो तो m1 आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंटर ऑफ मास। यही वो बाइसिंग होती है ना, वही लिखा हुआ। सेंटर मास किससे बाइस्ड है? x1 लिखोगे तो m2 आएगा, x2 लिखोगे तो। समझ आ गई? बात नहीं आई? सेंटर मास की जब बात आएगी, टोटल दोनों के बीच का सेपरेशन दिया हुआ, सेंटर मास का लोकेशन लिखना है। तो सेंटर मास का लोकेशन m1 से कहाँ पे होगा? m1 से तो x1 डिस्टेंस पे, तो x1 की वैल्यू कितनी आती है? तो d होगा, न्यूमरेटर में d होगा, नीचे m1 प्लस m2 तो रहेगा ही रहेगा। जब m1 से लोकेशन लिख रहे हैं तो m2 लिखोगे, m1 से लोकेशन बता रहे हैं तो क्या लिखेंगे? और m2 से लोकेशन बता रहे हैं तो क्या लिखेंगे? m1 लिखेंगे। ये इन्वर्स रेशियो वाली बात ही है। कौन सी बात लिखी हुई है? समझ आई बात नहीं? वो फार्मूला बना के दे दिया, जो पहले ओरली बता रहे थे उसको क्या लिख दे दिया आपने? फार्मूला बना के दे दिया। समझ आई बात? कुछ कल से जो बोल रहा हूँ और अभी बोल रहा हूँ कोई फर्क नहीं है। कल क्या बोला था कि सेंटर ऑफ मास की बाइसिंग किधर होती है? हैवी रीजन में होती है। उसी को आज क्या बोला कि सेंटर ऑफ मास से लाइन ज्वाइनिंग को इन्वर्स रेशियो में बांटता है। क्या बांटता है? इन्वर्स रेशियो में बांटता है। वही है, मैथमेटिकली उसको बोल रहे हैं। और बाकी जो है कल बोला था थ्योरेटिकली, जिधर हैवी चीज़ होगा, हैवी रीजन की तरफ सेंटर मास क्या होता है? बाइसिंग होती है। वो थ्योरेटिकली बोल रहे थे। कल गाजर और मूली का बताया था लोगों को। कोई जाके गाजर खाया क्या? कोई गाजर नहीं खाया आज तक? कल खाया? कल खाया? कल नहीं खाया? कल कोई नहीं खाया? अरे गाजर के बारे में तुम्हें पता ही नहीं है। लोग बहुत सारे क्रीम लगाते हैं, ये लगाते हैं, वो लगाते हैं, किस लिए? तो यंग रहने के लिए। तुम एक गाजर डेली खाओ, हमेशा यंग रहोगे। तुम्हें पता नहीं है ये सब? पता है लेकिन खाते नहीं हो। चलें फिलहाल सेंटर ऑफ मास पता कर लें आप। गाजर में सेंटर ऑफ मास किधर होगा? हाँ जी, जिधर जो है तो पत्ते होती है, पत्ती तो हटा दिया आपने, तो पत्ती जिधर होती है उधर मोटा होता है गाजर। और जो जिधर वो, हाँ जी, दूसरी तरफ जहाँ पे रूट्स वगैरह होते हैं तो उधर क्या होता है? तो थिन होता है। तो सेंटर ऑफ मास किधर होगा? मिड पॉइंट पे नहीं होगा, तो पत्ते के साइड शिफ्ट कर जाएगा। मूली में भी ऐसा ही होगा। गाजर और मूली का सेंटर ऑफ मास आपको समझ में आ गया होगा। ये ऐसे और भी चीज़ें बताई गई थी आपको। गधा, तो गधा में सेंटर ऑफ मास किधर होगा हमारा? तो जिधर लाइक जो अमाउंट ज़्यादा होता है उधर क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाएगा। ऐसी बातें बताई गई थी। आदमी का सेंटर ऑफ मास कहाँ बताया गया था? नाभि पे। आदमी का सेंटर ऑफ मास कहाँ बताया गया था? नाभि पे। हाँ या नहीं? हेल्दी मैन है तो कहाँ सेंटर ऑफ मास होगा? नाभि पे। अगर अनहेल्दी हो गया, क्या हो गया? अनहेल्दी हो गया, तो उस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास क्या करेगा? तो नाभि पे नहीं रहेगा। उसी को क्या बोलते हैं? अनहेल्दी हो गया। हाँ या नहीं? जिनका हेल्दी है तो सेंटर मास वहीं पर रहेगा। इधर उधर शिफ्ट करेगा तो क्या हो गया? वो अनहेल्दी हो गया। समझ आ गया लोगों को? तुम्हें पता होगा ना, किसी के काफ़ी लोगों का, आदमी के पैर में पानी ज़्यादा जमा हो जाता है, पैर के अंदर पानी चला जाता, नहीं पता तुम्हें? अरे पैर मोटा हो जाता है। क्या होता है? मोटा हो गया। हाँ या नहीं? मैं बोल रहा हूँ हेल्दी का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? नाभि पे होगा। अगर पैर में अनहेल्दी हो गया, पानी नीचे चला गया, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा? नीचे शिफ्ट कर जाएगा। हाँ या नहीं? कंप्लीट आदमी है, सेंटर मास कहाँ पे है? नाभि पे है। हाँ या नहीं? अगर गर्दन काट दोगे, सेंटर मास कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा? तो नीचे चला जाएगा। ये देख लो यहाँ पे, अगर तुम्हें समझ आता तो बढ़िया है। M1 M2 का सेंटर मास कहाँ पे है? M1 M2 का सेंटर मास यहाँ पे है। अगर M2 को हटा देंगे तो सेंटर मास कहाँ चला जाएगा?
तो इधर चला जाएगा, एक ही पॉइंट मास हो गया तो सेंटर मास भी यहीं आ जाएगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ यहाँ से साइंस क्या बताना चाह रहा हूँ, जिधर से मास हटाते हैं सेंटर मास उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाता है। जिधर से मास हटाओगे सेंटर मास कहाँ मूव कर जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाता है। समझ आई बात कुछ? आदमी या सेंटर मास नाभि पे गर्दन काट दोगे तो कहाँ जाएगा सेंटर मास, तो नीचे चला जाएगा। मास ऊपर से हटाए तो सेंटर मास कहाँ जाएगा? समझ आई बात नहीं है? आदमी कंप्लीट है, सेंटर मास कहाँ पे? नाभि पे। अगर दोनों से नीचे टांग काट दिया तो सेंटर मास कहाँ चला जाएगा? तो ऊपर चला जाएगा। समझ आ गया होगा ऐसी बातें? तो ऐसे क्वेश्चंस में यूज करना होगा कि बोले इधर से रिमूव कर दिया गया सेंटर, लाइक ऑब्जेक्ट कोई इंटायर सिस्टम है और उससे में क्या कर दिया गया, कुछ मास को हटा दिया गया। तो जिस साइड से हटाओगे सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट कर जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, होल करने का क्वेश्चन आएगा आगे चल करके। ये रसगुल्ले के अंदर होल कर दिया गया, पिज्जा में होल कर दिया, तो पिज्जा में होल करोगे तो जिधर होल करोगे सेंटर ऑफ मास किधर चला जाएगा, उसके अपोजिट में चला जाएगा। क्लियर बात हो गई होगी? जिधर होल करेंगे सेंटर ऑफ मास कहाँ चला जाएगा? समझ आ गई बात? एक मैन हेल्दी मैन है, उसका एक किडनी निकाल लिया, सेंटर मास ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? अगर वर्टिकल सिस्टम में सोचते हैं तो नीचे से निकाल लिया ना, नाभि से नीचे ही होगा ना, किडनी है ऊपर होता। अरे एकदम उसी लेवल पे होता है। चलें, वो बायोलॉजी का काम आ गया, चलें छोड़ें उसमें। उसका तो लोकेशन पता करना होगा कहाँ पे एग्जैक्टली है। चले फिलहाल इतना आपको समझ में आया कि दो मास है, एक लाइट और एक हैवी। तो सेंटर मास किधर की तरफ चला जाता है? हैवी की तरफ से चला जाता है। सेंटर मास का और क्या क्या नाम बताया था? सेंटर मास वो पॉइंट होता है जहाँ पे लोगों का कोलिजन होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जब एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो कहाँ पे कोलाइड करते हैं वो लोग? सेंटर मास पे। ये क्वेश्चन मिलेंगे, 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा लिखा रहेगा कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक 5 किलो का, एक 60 किलो का, दोनों लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मीटिंग कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। तो कोलिजन कहाँ पे होगा पता करो। तो क्या पता करने बोल रहे हैं? सेंटर ऑफ मास। कहाँ पता करने बोल रहे हैं? सेंटर ऑफ मास। समझ आई बात नहीं है? दो मास से जल्दी से निकाल लो। कोलिजन एक याद भी रहेगा थोड़ा बहुत तुम्हें कि 5 किलो और 60 किलो का एक आदमी है। 5 किलो 60 किलो का आदमी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 26 मीटर है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मारा? 26 मीटर है। तो इनका कोलिजन कहाँ पे होगा? निकालेंगे कोलिजन कहाँ पे होगा, बताएगा जल्दी से। कोलिजन कहाँ पे होगा? 5 किलो वाले से बताओ कहाँ पे कोलिजन होगा। 5 किलो वाले से कोलिजन कहाँ पे होगा? सेंटर ऑफ मास बेसिकली निकालना। 5 किलो वाले से आंसर आया किसी का? गुड, 24 मीटर्स। एनीबॉडी एल्स? जैसे भी कटिंग कर लोगे, लिखा हुआ ठीक है। ये 5 किलो वाला से निकाल रहे तो ऊपर क्या लिखेंगे? 60/। टोटल मास कितना हो गया? 65 × 26। कट मार लोगे। ये जो है तो 2 से 13 2 और 13 5, 12 से जाएगा 12 × 2, 24 मीटर पे क्या होगा? सेंटर मास होगा। किससे 24 मीटर? 5 किलो से 24, तो दूसरे वाले से 60 किलो वाले से तो 2 मीटर पे होगा। यही सिचुएशन को बोल रहे हैं, कल से समझा रहा हूँ कि बाइसिंग होती है हैवी की तरफ, सेंटर ऑफ मास हैवी की तरफ बाइसिंग हो जाती है। तो सेंटर ऑफ मास का तो कहाँ पे कोलिजन होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास निकालना। और क्या नाम है? कल बताया था कि किसी ऐसे पॉइंट पे फोर्स लगाओ जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैसा मोशन हो? ट्रांसलेशन हो। तो क्या निकालने बोल रहे हैं फिर से? सेंटर ऑफ मास निकालने बोल रहे हैं। फाइंड द पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड सच दैट देयर विल बी ट्रांसलेशन नो रोटेशन। तो क्या निकालने बोल रहे हैं वो? सेंटर ऑफ मास। समझ आई बात नहीं है? या 1-2 नाम और बता देता हूँ आज। कल 2 नाम ये बताया था, आज एक और नाम 2 नाम बता देता हूँ। वो बताएंगे कि वो पॉइंट बताओ जिसका अबाउट काइनेटिक एनर्जी क्या मिनिमम हो। तो कौन सा पॉइंट निकालोगे? सेंटर ऑफ मास। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम मतलब सेंटर ऑफ मास। वर्क डन मिनिमम मतलब सेंटर ऑफ मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम मतलब सेंटर ऑफ मास के बारे में बोल रहे हैं। सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही ये वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी या लाइक मोमेंट, लाइक एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब क्या होते हैं? मिनिमम होते हैं। आगे सारे को वैल्यूज को प्रूव करूंगा। 60 kg से निकालोगे तो 5 मीटर पे आ जाएगा। टोटल 65 मीटर, 26 मीटर, सॉरी 26 मीटर है। इससे 24 हो गया तो इससे कितना हो जाएगा?
लोकेशन आएगी हमारी 2 मीटर। हाँ 2 मीटर तो यहाँ से बताओगे ना, 60 किलो से 2 मीटर यहाँ पे ये लंबाई 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, वो 24 मीटर हो या 2 मीटर हो। बोलेगा कि ऐसा कोई पॉइंट खोजो जिसका वोट काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो। फाइंड द पॉइंट वेयर काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, वर्क डन इज मिनिमम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम, एंगुलर मोमेंटम इज मिनिमम। तो क्या बताएंगे आप? सेंटर मास के बारे में पूछ रहा है, सेंटर मास का एड्रेस पूछ रहा है। एक ऐसा आदमी बताओ जिनके बाल और दाढ़ी उजले हों। नहीं जानते तुम? अरे नरेंद्र मोदी, देखा ही नहीं कभी फोटो? तो ऐसे जो है कि डायरेक्ट नरेंद्र मोदी ना बोल के ऐसे पूछते हैं घुमा करके, समझ आई बात नहीं? काफ़ी लोग ऐसे डायलॉग बोलते हैं ना कि मंच से भाषण देते हैं कि एक ऐसा आदमी देश में है जो जिसके बाल और दाढ़ी उजले हैं, ऐसा ऐसा कुछ आगे कुछ बातें बताता है उनके बारे में, तो हर एक लोग समझता है किसके बारे में बोल रहा है। तो ऐसे फिजिक्स भी ऐसा ही है, कभी डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि सेंटर ऑफ मास निकालो, ऐसा डायरेक्ट बात नहीं होती है। बोलेंगे कि फाइंड द पॉइंट, फाइंड द पोजिशन अबाउट विच काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम, वर्क डन इज मिनिमम, एंगुलर मोमेंटम इज मिनिमम। तो इन सभी का क्या नाम है हमारा? सेंटर ऑफ मास। क्लियर हो गया लोगों को? तो आगे मूव करेंगे, क्या करेंगे आप? सेंटर ऑफ मास के तो इन्वर्स रेशियो में डिवाइड कर दिया, लोकेशन निकाल लिया। तो हम क्या कर रहे थे, बच्चा जो था 5 किलो और जो भी 2 चाइल्ड, और देखोगा अब यहाँ ये तो वैलिड ही है, M1 X1 इक्वल टू M2 X2 वैलिड है। M1 X1 सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में वन मोर इन्फॉर्मेशन वैलिड करने जा रहा हूँ, वो देखोगे तुम M1 एंड M2 ऊपर देगा। अभी कितनी दूरी पे सेंटर ऑफ मास X1 एंड X2 पे है? X1 X2 के लिए 2 इक्वेशन भी लिखिए, M1 X1 इक्वल टू M2 X2, और उसके अलावा X1 की वैल्यू M2 डी बाई M1 प्लस M2, और X2 की वैल्यू M1 डी बाई M1 प्लस M2। ये सब याद हो गया लोगों को? लिख लोगे, जब भी मर्जी होगा लिख लोगे। अगर ये 2 फार्मूले याद होगा तो मेजर क्वेश्चंस निकल जाएंगे। अब जो है उसके अलावा तो देखोगे यहाँ पे जो M1 जो बच्चा है कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गया, दौड़ रहा है, D1 चला गया, और ये D1 दौड़ रहा है, और ये भी कितना दौड़ गया, D2 दौड़ गया। कितना दौड़ गया? सेंटर मास तो यहीं पे है, क्योंकि तुम्हें पता है कि सेंटर मास जो है M1 M2 का तो इस पॉइंट पे है, और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो वहीं पर रहेगा फिलहाल। वो दोनों किस कारण से आ रहे हैं एक दूसरे के पास? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एक्सटर्नल फोर्स है, इंटरनल फोर्स है? इंटरनल फोर्स है। तो सेंटर मास तो यहीं पे है, वो कितना शिफ्ट कर गया, D1, और ये कितना शिफ्ट कर गया। तो अब सेंटर ऑफ मास से कितना डिस्टेंस बच गया? पहले X1 था, अब कितना बच गया? अब इसका कितना बच गया? तो अभी भी क्या लिखेंगे हम लोग? X2 माइनस D2। अब क्या लिखेंगे फिर से? M1 X1 माइनस D1 इज इक्वल टू X1 माइनस D1 इज इक्वल टू M2 X2 माइनस D2, ऐसा लिखें। ऑलरेडी क्या हम जानते हैं, अब गुना कर लो, क्या मिलेगा? ये M1 X1 माइनस M1 D1 इज इक्वल टू M1 X1 इक्वल टू M2 X2 बराबर है या नहीं है? तो हटा दें उसे। M1 X1 इक्वल टू M2 X2 दोनों से ऑलरेडी बराबर, हम इक्वेशन को यूटिलाइज कर चुके हैं, तो ये हटा दें उसे। तो क्या मिल जा रहा है अब? M1 D1 इक्वल टू M2 D2। तो अगर M1 D1 से डिस्प्लेस हुआ, M2 D2 से डिस्प्लेस हुआ, तो ये इक्वेशन भी तो यूज करेंगे। M1 D1 इक्वल टू M2 D2, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। याद रह जाएगा? M1 D1 डिस्प्लेस हो गया, M2 D2 डिस्प्लेस हो गया, तो क्या लागू करते हैं हम लोग? ये हॉरिजॉन्टल में लागू कर रहे हैं, वर्टिकल में भी लागू होगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वहाँ पे लागू होंगे, इंटरनल फोर्स के प्रेजेंस में लागू होंगे।
M1 D1 इक्वल टू M2 D2। बाकी कुछ याद रखने में फैक्ट एंड फाइल में देख लें, क्वेश्चन ऐसा देख लें ये। जीरो पे ऐसा है आपने। हाँ जी, बताया था कि कोई भी कंजर्वेशन प्रिंसिपल सेंटर ऑफ मास कंजर्वेशन या फिर जो है मास मोमेंट की बैलेंसिंग ये सब करते हैं तो कहाँ पे, इनर्शियल फ्रेम में करते हैं, ग्राउंड फ्रेम में करते हैं। और तो जब एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है तो उसके लिए करेंगे। फिलहाल अभी और एक्सप्लेन करता हूँ उसको। फिलहाल ये फार्मूला याद रखोगे। G2 इक्वल टू नहीं, उसके लिए वैलिड नहीं होगा वो जो लोकेशन, तो किसके रिस्पेक्ट में लिखा हुआ, ये सेंटर ऑफ मास है ऑलरेडी जो है। तो अब यहाँ से ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ये कितना करा D2 और ये कितना चला D1 चला। तो हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, चला ये दोनों इधर शिफ्ट हुआ। डेफिनेटली ये भी यहाँ पे देखोगे साइंस क्या है उसके अंदर कि M1 अगर आई कैप में जाएगा तो M2 कहाँ जाना चाहिए, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। डी के टर्म्स में था वो वाला वैलिड नहीं होगा। D1 से D2 के बीच का डिस्टेंस लेंगे तब हो जाएगा। हाँ, ये D1 D2 के बीच का डिस्टेंस लेंगे तब हो जाएगा। छोड़ें फिलहाल, आपका काम इतने से चल जाएगा। M1 X1 इक्वल टू फार्मूला हो गया। दूसरा क्या हो गया, X1 की वैल्यू M2 D बाई M1 प्लस M2 और X2 की वैल्यू M1 D बाई M1 प्लस M2। और उसके अलावा अगर शिफ्ट होते हैं, ये मूव करते हैं तो M1 D1 इक्वल टू M2 D2। अगर वो M1 माइनस आई कैप में जाएगा तो M2 को कहाँ जाना पड़ेगा, प्लस आई कैप में। समझ आ गया होगा लोगों को। तो ये कुछ जगहों पे क्वेश्चंस दिए रहते हैं। चलें इस पे तो क्वेश्चंस पे कौन सा वाला, यहाँ पे शिफ्टिंग में एक वेट चेंज किया कंजर्व। और सेंटर ऑफ मास तो वहाँ पे ही रखना हमें। इंटरनल फोर्स बोले किसके कारण आ रहा है, दोनों लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, इंटरनल फोर्स है। तो इंटरनल फोर्स के प्रेजेंस में सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करता। चलें अभी आपको न्यूटन लॉ समझाता हूँ तो समझ में आ जाएगा। उनको वो पॉइंट के कारण दिक्कत आ रही है, लिख लें। न्यूटन का पहला नियम क्या सिखाया था लोगों को, NLM फर्स्ट। NLM फर्स्ट बताते लोगों को कि वो लोग कुछ बोलोगे न्यूटन का पहला नियम के बारे में, पहला सेंटेंस बोलेंगे। अगर कोई मोशन में होता अगर कोई कौन तुम बोलो। हाँ, ये उन्होंने बोला कि बॉडी, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन कंटिन्यू करेगी। गुड। तुम बोलो दूसरा क्या था इसका, अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट को कंटिन्यू करता है। कब तक कंटिन्यू करता है, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स है, सरफेस स्मूथ हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल हो। समझ आई बात नहीं आई। जहां पे बॉडी बोला था वहां पे सेंटर ऑफ मास कहा दो। अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगा, और सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक कि कोई सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। न्यूटन का नियम जो है तो सेंटर ऑफ मास के रिगार्डिंग ऐसा हो जाता है। वहाँ बॉडी की बात करते थे, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की बात करते थे, यहाँ पे किसकी बात करेंगे, सेंटर ऑफ मास के लिए कंटिन्यू कर देंगे। दो चार एग्जांपल सुनोगे। सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। एक तो एग्जांपल यही था। ये दोनों किसके लिए आ रहे थे, ये दोनों किस लिए आ रहे थे, ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रेजेंस में। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, इंटरनल फोर्स है। तो सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पे था, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, तो भी सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा, वहीं पे रहेगा। समझ आई बात नहीं। और इससे एकदम लाइव एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी पर्सन जो है अपने, हर एक लोग अपने आपके ऊपर ऐसे बाल पे ऐसे फोर्स लगाएं और अपने बाल पे फोर्स लगा के अपने आप को उठाने की कोशिश करें, अपने आप को उठाने की कोशिश करें, अपने आप को लिफ्ट करा दे। करवा पाएंगे क्या, क्यों नहीं करवा पाएंगे, कि आप अपने आप के ऊपर जो लगा रहे हैं वो कैसा फोर्स है हमारा, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं हुआ, डिस्प्लेस नहीं हुआ। कितना भी कोशिश कर लो, तुम्हारे में भी ऐसे खींचते रहोगे, बाल बाहर आ सकता है, बाहर आ जाएगा, लेकिन तुम उठ नहीं पाओगे। समझ आई बात नहीं। ये सवाल ही पूछा जाता है कि कोई पर्सन जो है तो अपने हेड पे तो फोर्स लगा के अपने आप को लिफ्ट अप करना चाहता है, ऐसा पॉसिबल नहीं कर पाता। क्यों, चार ऑप्शन दिए रहेंगे। तो क्या वो इंटरनल फोर्स है, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट
नहीं होगा। समझ आई बात नहीं आई? जबकि तुम जो है कोई बच्चा है, वो बच्चा अपने आप को तो उठा नहीं पा रहा, लेकिन तुम उसको गोद में क्या कर लो तो उठा लेते हो। क्यों उठा लेते हो तुम जो बच्चे को उठा रहे हो तो तुम कौन सा फोर्स लगा रहे हो? एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स के में सेंटर मास उठ जाएगा। सेंटर मास कहाँ पे? तो उसे डिस्प्लेस हो जाएगा, बट इंटरनल फोर्स के प्रेजेंस में सेंटर मास। समझ आई बात कुछ? तो एक तो ऐसा एग्जांपल दे दिया कि सेंटर मास वहीं पे रहेगा तो वहीं पे रहेगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। दूसरा ऐसा एग्जांपल, दूसरा और भी तो काफ़ी प्रैक्टिकल इस पे कर रखा होगा तुमने कि क्या होता, तो तुमने बोटिंग का भी करा है। बोटिंग करा तो उस कंडीशन में बोट पे तुम खड़े हो, और फिर क्या करता तुम, बोट पानी में है और बोट पे तुम खड़े हो, और तुम जो है जंप इधर लगा दिया, तो बोट कहाँ जाती है? क्यों जाती है? तुम बोट पे जब थे तो मैन और बोट का सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं पे था, और जब तुम क्या करेगा, इधर की तरफ मूव कर गए, तो सेंटर मास को फिर से वहीं पर इंश्योर करना कि वहीं रहे, क्योंकि जब तुम इधर मूव करोगे तो सेंटर मास इधर जाना चाहेगा। लेकिन होना क्या है, तुम्हारा इन दोनों का फोर्स जो है लग रहा, तो कैसा फोर्स है? तुम बोट पे फोर्स लगा रहे हो, या बोट तुम्हारे ऊपर जो फोर्स लगा रहा है कैसा फोर्स है? इंटरनल फोर्स है। तो सेंटर ऑफ मास को उसी पोजीशन पे रखने के लिए वो क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर जाएगा। ये कॉमन सा प्रिंसिपल है, किसी ने थोड़ा बोट का देखा होगा तो भी उसको एक तरह फीलिंग आती है कि कोई आदमी जब बोट से ग्राउंड पे कूदता है तो बोट कहाँ जाता है? तो पानी में दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। ये क्यों होता है? सेंटर मास को कंजर्व करने के लिए। सेंटर मास को, समझ आई बात नहीं? सेंटर मास में शिफ्ट कितना होगा? 0 होगा। सेंटर मास में शिफ्ट कितना होगा? नीट 2013 का क्वेश्चन देख लोगे, उसमें ये सवाल लिखा हुआ है, या इवन 2011 में भी सवाल सेम ही सवाल है। पूछा क्या गया है कि एक मैन है, 60 किलो का आदमी है, 40 किलो का बोट है, ठीक, और मैन जो है बोट के ऊपर ही चल रहा है। मैन बोट का एक किनारा होता, दूसरा किनारा होता, तो मैन बोट के एक किनारे से दूसरे किनारे पे चला गया, तो सेंटर ऑफ मास में शिफ्ट बताओ। तो शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास क्या बताएंगे? समझ आई बात नहीं आई? एक बोट है, बोट पे एक मैन है, मैन जो है क्या करता है, एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रेवल करता है। बोट पे ही होता है ना कि बोट पे एक एंड से क्या कर रहा है, वो दूसरे एंड पे जा रहा है, तो दूसरे एंड पे जा रहा है, तो वो उस प्रोसेस में बोलता है कि सेंटर ऑफ मास में शिफ्ट निकालो। तो बोट पे जो मोशन कर रहा है, बोट और मैन का सिस्टम, तो जो भी उछल कूद करेगा वो किसका फोर्स हो जाएगा? इंटरनल फोर्स हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा। समझ आई बात नहीं? या फिर ऐसे मान ले कि 2 लोग हैं, बोट पे 2 लोग हैं, बोट के एक एंड पे एक मेल है और दूसरे एंड पे क्या फीमेल है, दोनों बोट के बीच में क्या कर रहे हैं? गले मिलने के लिए आ रहे हैं। किसके लिए आ रहे हैं? काफ़ी देर टाइम हो गया, जादू की झप्पी नहीं मिली है, तो एक दूसरे को जादू की झप्पी देने आ रहे हैं। तो पूछेगा सेंटर ऑफ मास में शिफ्ट निकालो, तो क्या बताएंगे? उस दिन दिया रहेगा, मैन का मास भी दिया रहेगा, बोट का मास भी दिया रहेगा, और यहीं तक क्वेश्चन पूछा गया कि शिफ्ट इन द सेंटर ऑफ मास निकालें, तो क्या बताएंगे आंसर? देख लो, जिसे पूरा क्वेश्चन किसी को पढ़ना है तो जाके तो नीट 2013 में कन्फर्म है कि उसमें एक क्वेश्चन मिलेगा सीधा कि दोनों मास दिया हुआ, आदमी का मास दिया हुआ, बोट का भी मास दिया हुआ, शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास पूछा जा रहा है, तो क्या आंसर देंगे? आप ध्यान सुनोगे। एक बोट है, एक आदमी है, एक बोट है और एक आदमी है। आदमी जो है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जा रहा है, सेंटर ऑफ मास में चेंज नहीं होगा। तो सेंटर ऑफ मास में चेंज नहीं होगा, तो उस चेंज नहीं करने के लिए बोट को डिस्प्लेस करना होगा। बोट क्या करना होगा? डिस्प्लेस होगा। तो बोट का डिस्प्लेसमेंट हम लोग आगे तो निकालेंगे कितना बोट का डिस्प्लेसमेंट होता। सेंटर ऑफ मास में शिफ्ट पूछा जाएगा तो उसका आंसर कितना देंगे आप? 0 देंगे। बट सेंटर ऑफ मास को उसी पोजीशन पर रखने के लिए बोट कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, तो वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अरे तुम जो ग्राउंड पे कूद गए ना, तो बोट अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, सेंटर ऑफ मास को वहीं रखने के लिए बोट कितना पीछे गया, तुम इतना आगे गए तो बोट कितना पीछे गया, तो ये फाइंड आउट करेंगे आगे। समझ आई बात नहीं है? फिलहाल जो है कि सेंटर ऑफ मास तक याद हो गया, आगे उस मैथमेटिकल काम पे आएंगे तो कर लेंगे हम लोग। ये पर्सन आगे कूदा तो ये बोला कि सेंटर ऑफ मास वहीं पर रखने के लिए, तो ऐसे एग्जांपल दे देते। एक एग्जांपल दिया कि मैन को अपने आप को तो लिफ्ट अप नहीं कर सकता क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा हो, सेंटर ऑफ मास वहीं पर रहेगा, इसलिए तुम अपने आप को एयर में लिफ्ट अप नहीं कर सकते। एक काम क्लियर हो गया। दूसरा काम दिखा दिया कि अगर ये इधर कूदेगा तो वो कहाँ जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन जाएगा। ये भी किस लिए होता है? सेंटर ऑफ मास को कंजर्व करने के लिए। सेंटर ऑफ मास जहाँ पे पहले था बाद में भी क्या रहेगा? वहीं पर रहेगा। तो बोट को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना पड़ता है। सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट में था तो क्या रहेगा? वो रेस्ट में ही रहेगा।
जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे रहेगा, पार्टिकल सीधे उधर जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर बात हो गई। तो एग्जाम्पल ऐसे दे दिएगा कि जो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा। ये दूसरा देखोगे सेंटर ऑफ मास का यूनिफॉर्म मोशन में है, तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा उसके लिए। तो ये बच्चा जानता है इसके बारे में। प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर दें, प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते तो क्या होता है, बॉम्ब को लॉन्च किया तो बॉम्ब क्या करता है, बीच में फूट जाता है। अगर नहीं फूटता तो क्या होता बॉम्ब, बॉम्ब ऐसे जाता पैराबोलिक पाथ पे। पैराबोला का इक्वेशन याद होगा तुम्हें, कितना होता है ये पैराबोला का इक्वेशन, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटे 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसी रास्ते पे जाता है, जा रहा है। लेकिन बाय द वे सपोज किया कि कहीं पे किसी को यहाँ पे कहीं भी फट गया, तो भी क्या बोलेंगे, फटने के बावजूद जो फ्रेगमेंट्स डेवलप हुए, उन फ्रेगमेंट्स का एक सेंटर ऑफ मास होगा। तो जो फ्रेगमेंट होंगे वो इधर उधर जा रहे होंगे, बट सेंटर ऑफ मास कहाँ जाता रहेगा, तो उसी पैराबोलिक पाथ पे जाएगा। समझ आई बात नहीं आई। फटने के पहले जैसे जाता, नहीं फटता तो ऐसे जाता, ये नहीं फटा तो ऐसे जाता। अगर बाय द वे यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे तो एक्सप्लोड कर गया, ये डिफरेंट फ्रेगमेंट में एक्सप्लोड कर गया, कितने भी फ्रेगमेंट बना ले, तो फ्रेगमेंट्स तो इधर उधर जाएंगे जैसे भी जा रहे हो, बट इन फ्रेगमेंट्स का क्या होगा, सेंटर मास होगा, वो इसी लाइन पे जाएगा। फ्रेगमेंट्स का एक क्या होगा, सेंटर मास होगा। तुम बोलोगे अरे यहाँ पे तो कोई आदमी पार्टिकल है ही नहीं, तो बताया कि सेंटर मास वर्चुअल होता ही है। वो फ्रेगमेंट से कहीं भी जा रहा हूँ, बट इन सभी का सिस्टम का एक सेंटर मास होगा, वो जो ओरिजिनल पाथ है उसको नहीं छोड़ेगा। क्लियर बात हो गई होगी लोगों को। हर एक किताब में सवाल दिया हुआ ये सेंटर ऑफ नहीं फूटता तो यहाँ पे जाके गिरता, सेंटर मास यहाँ पे पता था मैं, बाद में फूट फाट गया तो भी सेंटर मास यहीं पे होगा। या उल्टा कह सकते हैं, सेंटर मास को इसी लाइन पे कंजर्व करने के लिए कुछ पार्टिकल ऊपर जाएंगे, कुछ पार्टिकल नीचे जाएंगे, सेंटर मास को उसी लाइन पे रखने के लिए। ब्रेकिंग से क्या मतलब है, आपका जो सिस्टम है ना, जो भी आपका व्हीकल है, तो व्हीकल का सेंटर मास जहाँ पे है, सेंटर मास अपना वहीं पे रहेगा। तो किस पे डिपेंड करता है, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, जो भी ब्रेक व्रेक मान रहे हैं, पूरा सिस्टम मान रहे तो इंटरनल फोर्स हो गया। ब्रेक वगैरह कैसे फोर्स हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया ना। कुछ समझ आई बात, वो मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। उसके बाद तो हटाते हैं, फूट फाट गया तब हम बोलेंगे क्या हो गया, इंटरनल फोर्स के कारण अगर फूटा, एक्सप्लोजन हुआ, तो एक्सप्लोजन भी कैसा फोर्स होता है, एक्सप्लोजन में तो इंटरनल फोर्स मानते हैं, केमिकल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज करती है, इंटरनल फोर्स है। तो सेंटर मास क्या रहेगा, तो पहले जिस रास्ते पे जा रहा था, बाद में कभी कितने रास्ते पे जाता रहेगा, उसी रास्ते पे जाता रहेगा। कोई भी फ्रेगमेंट यहाँ पे नहीं चल रहा, इस रास्ते पे कोई भी फ्रेगमेंट नहीं है, फिर भी सेंटर मास क्या रहेगा, इसी फ्रेगमेंट पे रहेगा। हाँ या नहीं। इस पे भी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आगे हम लोग सोल्व करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पे भी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सेंटर मास वाला आगे सोल्व करेंगे। तो आगे नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे। तो एक वर्टिकल मोशन का केस होता, वर्टिकल मोशन का केस होता। फिर से आगे इन सभी पे तो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बाकी इस पे तो अभी भी कर सकते हो सेंटर ऑफ मास पे। ये क्या दिखाते हैं कि मैन और सूटकेस का सिस्टम है। मैन और मैन क्या कर रहा है, सूटकेस लेकर के क्या कर रहा है अपना, तो ऑफिस गया था। ऑफिस में उसका तो क्या था, टॉप फ्लोर पे था, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के, तो 20th फ्लोर या 50th फ्लोर पे उसका ऑफिस था। क्या था, हाँ 50th फ्लोर पे उसका ऑफिस था। अपना काला कोट और काला जो है तो ब्रीफकेस लेकर के ऑफिस गया, और दिमाग क्या था, तो पजल्ड था उसका, क्या था, कन्फ्यूजन में जिंदा था। उसने डिसाइड किया 50th फ्लोर पे जाने के बाद कि आज कूद जाऊंगा। क्या कर गया वो, कूद गया। उसको फिर से तमन्ना हुई कि अरे बीवी बच्चे हैं, हमें अपने लिए उसके लिए ज़िंदा रहना। बीवी की याद आने लगी, बीबी की याद आने लगी। उसको ज्ञान प्राप्त हुआ कि अरे ये जो आदमी का जन्म है बहुत मुश्किल से मिला है, पता नहीं अब मिले या ना मिले, बीबी मिले या ना मिले। तो ऐसा उसको ज्ञान प्राप्त हुआ रास्ते में। अब उसको याद आया कि अरे अब तो एक ही उपाय है, सेंटर ऑफ मास। क्या उपाय है, वो जानता है कि वो मैन और सूटकेस का सिस्टम में सेंटर ऑफ मास कहाँ पे गिर रहा था पहले,
गिर रहा था इसी वर्टिकल लाइन पे, छलांग लगा चुका था, कहाँ गिर रहा है, वर्टिकल लाइन पे गिर रहा है। समझ आई बात नहीं आई? वो जानता है कि सेंटर ऑफ मास जो है उसी वर्टिकल लाइन पे गिरता रहेगा, मैं कुछ भी करूँ सेंटर ऑफ मास कहाँ जाना है। तो उसको याद आता है कि क्या करें, अगर हम उसको देखता नीचे भी देखता, नीचे देखता तो क्या था वो इधर इसे कुछ डिस्टेंस पे इधर क्या मारा, तो क्या है यहाँ पे तो पॉन्ड है, इधर पॉन्ड है, वहाँ नीचे क्या था हार्ड रॉक है, यहाँ पे हार्ड रॉक है, जिस लाइन पे वो गिर रहा था वो क्या है हमारा वहाँ नीचे हार्ड रॉक है, और साइड में ही क्या दिख रहा है, वो पॉन्ड दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पॉन्ड दिख रहा है, रिवर दिख रहा है। तो क्या करता है, उसके हाथ में सूटकेस है, वो जानता है कि सेंटर ऑफ मास उसी लाइन पे जाना, तो सूटकेस को इधर फेंकेगा और वो खुद कहाँ जाएगा। समझ आ गया लोगों को? खुद जो है तो जैसे सूटकेस को तो माइनस आई कैप में फेंकेगा तो खुद कहाँ जाएगा, तो प्लस आई कैप में जाएगा। और ये जो है तो उसका जो मोशन का तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर तो मतलब मैग्नीट्यूड सेम रह गया, अगर ये मैन m1 मान ले और ये m2 मान ले, तो जानता है कि सेंटर मास इसी लाइन पे गिरना है उसको, तो वो जो है तो क्या करता है, अपने आप की ज़िंदगी फिर से बीवी से मिल सकता है वो छलांग लगाने के बावजूद भी। m1 x1 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ये इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मिलेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे। एक मैन और सूटकेस का सिस्टम है, कहाँ गिर रहा था, छलांग मार चुका, वर्टिकल लाइन पे गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है, अब क्या कर रहा, तो वो देखता है पॉन्ड है नीचे, वो बचना चाहता है, तो सूटकेस को अपोजिट डायरेक्शन में फेंकेगा, मैन कहाँ जाएगा, पॉन्ड के डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग जितने डिस्टेंस पे, तो क्या है मैं अगर मैन सेव हो गया, मैं पॉन्ड का डिस्टेंस दिया रहेगा इतने डिस्टेंस पे, तो मैन का मास और पॉन्ड का तो सेपरेशन दोनों गुना करोगे, और करस्पॉन्डिंग है सूटकेस का मास और x2, तो x2 की वैल्यू निकल के आ जाएगा सूटकेस कहाँ पे गिरा, सूटकेस हाँ दोनों, हाँ मैन और सूटकेस लेके ही है, अपने हाथ में ही रखा हुआ। समझ आई बात नहीं है? अगर बाय द वे बोले, काफ़ी लोग बोलते हैं जैसे उनके मन में आया था कि दोनों कांटेक्ट में है या नहीं है, तो दूसरा ऐसा भी एग्जांपल हो सकता है, काफ़ी लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर वो सूटकेस नहीं लेके जाता, कहाँ सूटकेस लेके लगा के कौन छलांग मारता, बिना सूटकेस का ही छलांग मार दिया, अब बीच में उसको बीवी की तमन्ना याद आ गई कि बीवी हमारी है भी, तो क्या करेगा, अब कैसे वो बचना चाहेगा, अरे तो अपना कोट पैंट उतारेगा, कोट पैंट जूते वगैरह फेंकेगा। ये जानता है इतना सेंटर मास का, उसको पता है कि हम जिधर फेंकेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम शिफ्ट होंगे। अरे फेंक दिया ना, अरे फेंका है वो, फेंक दिया सूटकेस को, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो शिफ्ट करेगा वो अपने आप। बाकी ध्यान सुनेंगे, अब यहाँ पे दो केस सुनेंगे। सेंटर मास हॉरिजॉन्टल में कंजर्व रहेगा, कहाँ रहेगा सेंटर मास कंजर्वेशन, वर्टिकल में सेंटर मास डेफिनेटली चेंज कर रहा है, पहले 50th फ्लोर पे था, बाद में कहाँ आ गया वो, ग्राउंड पे आ गया, तो वर्टिकल में सेंटर मास चेंज करता है, क्यों चेंज करता है, क्योंकि तो मैन और सूटकेस का सिस्टम है, मैन और सूटकेस का सिस्टम है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो कैसा फोर्स हो गया, एक्सटर्नल फोर्स हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा डायरेक्शन में लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल डायरेक्शन में सेंटर मास चेंज करेगा, सेंटर मास कंजर्वेशन किस डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा। m1 x1 = m2 x2 हॉरिजॉन्टल में कंजर्व किया है, किसी को अभी भी कंफ्यूजन है बता देगा, m1 x1 = m2 x2 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का गेम क्लियर हो गया। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की कहानी उछाल दिया था, फूट फाट जाएगा तो भी क्या होगा, तो सेंटर मास उसी पाथ पे चलता रहेगा। मैन और सूटकेस का सिस्टम दिखा दिया, मैन और सूटकेस का सिस्टम दिखा दिया, अगर छलांग मार दिया तो जिस वर्टिकल लाइन पे आ रहा है तो वर्टिकल डायरेक्शन सेंटर मास चेंज करता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता। ये प्रोजेक्टाइल मोशन से करते आ रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो क्या है, एक सेंटर मास कंजर्व रहेगा। तो अगर ये x1 किया तो कहाँ जाएगा, x2 जाएगा, m1 x1 = x2 m2 x2, हाँ या नहीं है, या ऐसा कुछ बोलते हैं कि सूटकेस दो सूटकेस थे, दोनों सूटकेस को उधर फेंका, एक x1 x2 पे गया, एक x3 पे गया, तो m2 x2 + m3 x3, उधर वाले को एक तरफ मोमेंट लिखोगे और दूसरे राइट वाले को एक तरफ मोमेंट लिखोगे। समझ आई बात नहीं आई? m1 x1 = m2 x2 दो लोगों के लिए यूजुअली पूछ रहे थे, 3-4 भी हैं तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में राइट और लेफ्ट का बैलेंसिंग कर लोगे। हाँ जी बोलो। इनिशियली भी जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन थी वो लॉन्ग वर्टिकल लाइन थी, बाद में भी उसने वही कंजर्व कर दिया।
सूटकेस फेंकने के बावजूद भी तो इसी लाइन पे गिरता रहेगा, नहीं फेंकता तो इसी लाइन पे गिरता, फेंकने के बावजूद भी इसी लाइन पे गिरता रहेगा। क्यों गिरता रहेगा? क्योंकि सेंटर मास को कंजर्व रखना, सेंटर मास इसी लाइन पे गिरता रहेगा। आदमी यहाँ गिरा, वो यहाँ गिरा, बट सेंटर मास कहाँ गिरा? इसी लाइन पे गिरा। आदमी पॉन्ड में गिरा, आदमी जाकर रिवर में गिरा, सूटकेस कहीं स्टोन पे जाके गिरा, बट सेंटर मास कहाँ गिरा? जिस वर्टिकल लाइन पे पहले था उसी वर्टिकल लाइन पे सेंटर मास कंटिन्यू रहेगा। हॉरिजॉन्टल में सेंटर मास कंजर्व हो रहा है, वर्टिकल में सेंटर मास कंजर्व। अरे सेंटर मास वर्टिकल ऊपर से नीचे तो आ गया ना, क्यों कौन लाया सेंटर मास को नीचे? एक्सटर्नल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ले आया उसको। या रिवर्स भी कर लोगे, देख लोगे, ऐसा बोला जा रहा है कि प्रोजेक्टाइल को तो क्या कर दिया गया, दो प्रोजेक्टाइल्स हैं, दो प्रोजेक्टाइल को ऐसा लॉन्च कर दिया गया, तो इसमें क्या यूटिलाइज करोगे? M1 एंड M2 मास के दो प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर दिया गया। सेंटर मास की जब बात होगी तो सिंगल पॉइंट मास में कोई चर्चा नहीं होगी। सेंटर मास की चर्चा करने के लिए कितने चाहिए? मिनिमम दो चाहिए। तो दो प्रोजेक्टाइल्स को लॉन्च कर दिया एंगल θ1 पे और θ2 पे। तो फिर से बोले हैं कि जब प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया तो किस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? अरे वर्टिकल में लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स है। तो वर्टिकल में तो क्या लग रहा है? ग्रेविटी लग रही है। तो वर्टिकल में सेंटर मास क्या करेगा? चेंज करेगा इस सिस्टम का। बट हॉरिजॉन्टल में क्या होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर मास इसका क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही पूछ रहे थे कि दो प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर दिया गया तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो क्या टिक आउट करोगे? वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेट है, एक्सटर्नल फोर्स है, तो सेंटर ऑफ मास वर्टिकल में क्या करेगा? बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास कंजर्व रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। हाँ जी, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ये दो प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंक दें या इधर किधर भी फेंक दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हवा में उछाल दिया बस दो ऑब्जेक्ट को। तो सेंटर ऑफ मास वर्टिकल में चेंज करेगा, हॉरिजॉन्टल में चेंज नहीं करेगा। और वर्टिकल में चेंज होने का क्या लॉजिक होता है? एक्सटर्नल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है। हम सिस्टम किसको मान रहे हैं? प्रोजेक्टाइल्स का सिस्टम मान रहे हैं। समझ आई बात नहीं आई? प्रोजेक्टाइल्स का सिस्टम मान रहे हैं। दो तरह का सिस्टम यहाँ पे बना सकते हो, दो तरह का सिस्टम बना सकते हो। ऐसा तो तुमने सुना नहीं सुना कि ये अगर जो है ये वाली बात सुनी है कि ये अर्थ है और ये एप्पल गिर रहा है, अर्थ है और एप्पल गिर रहा है। अगर हमारे सिस्टम में सिर्फ एप्पल है, क्या है? सिर्फ एप्पल है, तो एप्पल का सेंटर मास वर्टिकल में क्या करेगा? चेंज करेगा। क्यों चेंज करेगा? तो ग्रेविटी एक्सटर्नल हो गया। जबकि दूसरा क्या माने? एप्पल एंड अर्थ दोनों का सिस्टम मान लें, एप्पल और अर्थ दोनों का सिस्टम मान लें, तब क्या होगा? फिर तब चेंज नहीं होगा। समझ आई बात नहीं आई? अब जो है तो ऐसे क्वेश्चन भी कुछ जो पूछ रहे थे तो वहाँ पे आंसर दोगे तुम। अगर सिर्फ एप्पल का सिस्टम मान के क्वेश्चन पूछेंगे तो एप्पल के लिए जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो क्या हो गया? वो एक्सटर्नल फोर्स हो गया। तो सेंटर ऑफ मास क्या करेगा? चेंज करेगा, वर्टिकल में चेंज करेगा, क्योंकि ग्रेविटी वर्टिकल में लग रही है। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स लग रही है तो सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? तो कंजर्व रहेगा। तो ये खत्म हो गई जब एप्पल का सिस्टम बस है। जबकि दूसरा क्या बताया? एप्पल एंड अर्थ दोनों का तो सिस्टम है। हमारे सिस्टम में कौन है? एप्पल एंड अर्थ। तो उस केस में क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स हो गया। तो सेंटर मास क्या रहेगा? तो कंजर्व रहेगा। सेंटर मास चेंज वर्टिकल में भी चेंज नहीं होगा, वर्टिकल में भी चेंज नहीं होगा। समझ आ गई बात? वर्टिकल में भी चेंज नहीं होगा। बोले हैं कि तुम्हें एप्पल का तो जो डिस्प्लेसमेंट तो तुम्हें दिख जाता है आंखों से, बट उस प्रोसेस में अर्थ का भी कुछ क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, उतना निग्लिजिबल होता है कि तुम्हें मेजर नहीं कर पाओ, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है। अर्थ का मास क्या हमारा? बहुत ज़्यादा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बहुत ही कम होगा, तो वो मेजर नहीं हो पा रहा वहाँ पे। बट सेंटर मास डेफिनेटली क्या बोलेंगे? थ्योरेटिकली कंजर्व रहेगा। समझ आएगी बात? वो डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे अपने आप को करता है, कंजर्व रखने के लिए डिस्प्लेसमेंट करता है। तो न्यूटन का पहला नियम समझ में आ गया होगा
न्यूटन का पहला नियम का एक एग्जाम्पल दे दोगे, अपने आप को उठा नहीं सकते क्योंकि सेंटर मास जहाँ पे वहीं पे रख रहेगा, क्योंकि तुम अपने आप के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हो कैसा फोर्स है, इंटरनल फोर्स है। बोट और मैन का सिस्टम है, कूद गए तो बोट अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, क्यों जाता है, सेंटर मास को उसी पॉइंट पे रखने के लिए, सेंटर मास को कंजर्व रखने के लिए। कूद गए या बोट के एक एंड से दूसरे एंड पे चले गए, या बोट पे तुम कुछ भी उछल कूद कर रहे हो तो सेंटर मास क्या करेगा हमारा, तो वहीं का वहीं रहेगा। बोट का एग्जाम्पल ये क्यों लेते हैं, बोट वाला एग्जाम्पल ही न्यूमेरिकल भी करेंगे बोट वाले पे, और बाकी जो है तो डायग्राम वाइज तो बोट आपको ऐसा बना लिया। आप बोट में तो एक आदमी है ऐसा बोला जा रहा है कि बोट है। बोट का एग्जाम्पल क्यों लिया है, क्योंकि बोट कहाँ पानी में, या पानी में विस्कोसिटी निगलेक्ट कर रहे हैं, तो स्मूथ सरफेस का बेसिकली है। बोट को नाम क्यों लेते हैं, तो अज्यूम करते हैं कि स्मूथ सरफेस हम लोग मान रहे हैं, तो ऐसे मैन चलता हुआ यहाँ से यहाँ आ गया तो क्या होगा इस प्रोसेस में, तो आदमी कहाँ गया, आई कैप में गया, तो बोट कहाँ जाएगा, माइनस आई कैप में जाएगा। तो वैसे चलोगे ना तो खिसक जाएगा। या इवन तुमने अपने घर पे बिस्तर पे ही, तुम्हारे घर में बिस्तर लगा हुआ, बिस्तर पे ही ना बिस्तर लगा हुआ, बिस्तर के एक एंड से दूसरे एंड पे चले जाओ, ठीक है, बिस्तर है, बिस्तर के एक एंड पे, एक एंड से, या इवन यहाँ पे जैसे देख लो, यहाँ पे एक एंड पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से मैं इधर जा रहा हूँ, तो भी जो नीचे वाला जो ये टेबल है या जो भी बोलो तुम, तो ये कहाँ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तुम्हें दिख क्यों नहीं रहा है ये, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस पे होना चाहिए। स्मूथ सरफेस पे रहेगा तो डेफिनेटली विजिबल तुम्हें दिख जाएगा। ना समझ में आई बात, स्मूथ सरफेस होता तो विजिबिलिटी दिख जाती कि तो मैं इधर जा रहा हूँ तो ये कहाँ से खिसकता, पीछे खिसकता, बट यहाँ पे रफ सरफेस है इसलिए तो वो दिख नहीं रहा तुम्हें विजिबल। समझ आई बात नहीं, रफनेस पे ये बोल रहा है कि बोट क्यों लिया, स्मूथ विस्कोसिटी निगलेक्ट कर रहे हैं, तो जैसे ही मैन थोड़ा हल्का भी आगे जाएगा तो बोट कहाँ जाएगा, फील किया होगा तुमने, जबकि बिस्तर पे तुम फील करते हो क्या, नहीं करते, बिस्तर पे क्यों नहीं फील करते, वो रफनेस है, फ्रिक्शन के कारण तो वहाँ पे लागू नहीं होगा, सेंटर मास कंजर्व पे नहीं रहेगा। समझ आई बात नहीं आई, बात समझ आ गई। बोट का एग्जाम्पल लेगा या आइस का एग्जाम्पल लेगा, कि आइस का तो स्लैब है, ये आइस का स्लैब होता, क्या होता है, तो आइस का स्लैब के इधर से इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा स्लैब, तो डेफिनेटली अपोजिट डायरेक्शन वहाँ पे दिख जाएगा, क्योंकि आइस में तो फ्रिक्शन क्या होता है, तो फिर से कम होता है, निग्लिजिबल होता है। समझ आई बात नहीं, तो आइस पे के सरफेस पे यूटिलाइजेशन कर किया जाएगा। बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू इसका लेकर के कैलकुलेट करेंगे कितना बोट का डिस्प्लेसमेंट आगे निकालूंगा। तो न्यूटन का पहला नियम का एग्जाम्पल में तो 2 बताया, फिर से बता दिया कि बॉम्ब को एक फेंक दिया, बॉम्ब एक्सप्लोड कर जाता तो भी सेंटर मास क्या रहेगा, ऑरिजिनल पाथ पे रहेगा, या आदमी मैन और सूटकेस का सिस्टम गिर रहा तो वर्टिकल में सेंटर मास चेंज करेगा, हॉरिजॉन्टल में क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। समझ आ गया होगा लोगों को। तो ऐसे जो भी एग्जाम्पल दिए, तो न्यूटन का पहला नियम का एग्जाम्पल आपको दे दिया, दूसरा नियम का एग्जाम्पल लेंगे। तो एनएलएम का सेकेंड में क्या पढ़ा, अगर एक्सटर्नल फोर्स होगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स निकालेंगे तो मास से डिवाइड करके क्या निकाल लोगे, तो सेंटर मास का एक्सेलरेशन निकल जाएगा। पहले ऑब्जेक्ट का निकलता था, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन अब किसका निकल जाएगा, सेंटर मास का एक्सेलरेशन निकल जाएगा। न्यूटन का सेकेंड लॉ में अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो एक्सटर्नल फोर्स बाई मास कर दोगे तो सेंटर मास का एक्सेलरेशन आ जाएगा, और सेंटर मास का एक्सेलरेशन आ जाएगा तो क्या कर लोगे तुम, तो सब कुछ फार्मूला लगा दो। जो पहले फार्मूले क्या थे हमारे, अगर ये सेंटर मास का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी सेंटर मास का, इनिशियल वेलोसिटी सेंटर मास का, एक्सेलरेशन सेंटर मास का इनटू टाइम। जो सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए लगाते थे v इज इक्वल टू u प्लस टी, अब किसके लिए लगा देंगे, सिस्टम का सेंटर मास पे लगाएंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास फाइनल वाली, तो इनिशियल प्लस ए सेंटर मास इंटू टी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास एस बराबर यू टी, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तब यहाँ पे पहुँच गया, तब क्वेश्चन जो मिलेंगे तो उसमें इंश्योर करेंगे कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है या सेंटर ऑफ मास का पूछा जा रहा है। सेंटर ऑफ मास का पूछा जाएगा तो ऐसा काम करोगे, एफ एक्सटर्नल बाई मास कर दोगे तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकल जाएगा, ऐसा करोगे। जरूरी है कि कैसा फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ रहा है तो ऐसा अप्लाई कर देंगे। अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन आ गया तो क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेट करके काम करना पड़ेगा। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा इसमें,
या तीसरा वाला इक्वेशन भी यूटिलाइज कर लो, वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन। डिपेंड करता, 3 वैल्यूज दिए होंगे, फोर्थ निकालोगे ना यहाँ से, कोई 3 गिवन होगा, फोर्थ यहाँ से निकलता है। हाँ बेटा, बोला रहेगा कि सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ चला गया। ग्राउंड फ्रेम में काम करते हैं, ग्राउंड फ्रेम में दे रहा है कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट निकालो, या इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया। दूसरा नियम अप्लाई कर दिया, बाकी एक्शन रिएक्शन तो लागू होगा ही। तो सेंटर ऑफ मास के रिगार्डिंग न्यूटन लॉ का डिस्कशन कर दिया गया। बाकी कुछ वैल्यूज लिखने सेंटर ऑफ मास के लिए। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में कहाँ पर होता है सेंटर ऑफ मास? ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। कहाँ पर होता है? सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में देख लोगे क्या डंडा हो गया था, डंडा का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे हो गया? L/2। मास एम लेंथ एल का डंडा है, मास एम लेंथ एल का डंडा है, तो उसके मास को कहाँ पर रख के काम कर लेंगे आप? अब हमारे जो है, तो ध्यान सुनोगे, सेंटर ऑफ मास जब पता हो जाता है तो सेंटर मास का क्या फायदा है? ये पूरे डंडे से मतलब नहीं है, इसके मास को कहाँ पर रख दो, और वहीं से तो ट्रांसलेशन मोशन का डिस्कशन हो जाएगा। डंडे से मतलब नहीं कि डंडे का इतना मास यहाँ पे, यहाँ सेंटर मास पता चल गया, तो डंडे के मास को, मास एम लेंथ एल था, तो बोलेंगे मास एम यहाँ पे रखा हुआ, और सेंटर मास कहाँ पे? L/2 पे। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो डंडे का पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस ग्राउंड को ले लिया तो कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी, और रेफरेंस से ऊपर है तो क्या लिख लोगे? पोटेंशियल एनर्जी प्लस में लिख लेंगे। समझ आ गई बात? हाँ बेटा, तो ये तो बोला कि यहाँ पे जो है उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 लिखोगे इस पोर्शन का, और ऊपर वाले का mgl लिखोगे, एवरेज लेंगे तो कितना आ जाएगा? तो हम लोग जब कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट के लिए काम करना तो सेंटर ऑफ मास पे रख करके काम करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का मेजरमेंट किसको रख के करते हैं हम लोग? तो मास को सेंटर ऑफ मास पे रख के काम करेंगे। चेन हो, रॉड हो, रोप हो, ये सब कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है, उनके मास पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से मेजर करेंगे? मास को सेंटर ऑफ मास पे रख के काम करेंगे। याद होगा mgl/2n² ऐसा कर रखा पहले ही। हाँ जी, वहाँ पे यूज किया था, मास को सेंटर ऑफ मास पे रखते हैं। या कोई भी कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ मास पता करके पूरे ऑब्जेक्ट को क्या करोगे? तो थ्रो कर देंगे। तुमने जैसे ना, तो कोई भी मोबाइल खरीदते हो तो क्या देता है? बहुत बड़ा बॉक्स देता है, या कोई सिम लेने जाता तो बॉक्स देता, बॉक्स के अंदर और भी निकालते पता चलता लास्ट में एक तो चिप है, उसको तुम घर पे लाके क्या करते हो? बाकी बॉक्स को क्या करते हो? फेंक देते हो, डस्टबिन में डाल देते हो, बाकी रखते हो क्या हो? जो भी उसको डाल के वही काम करता है ना, तो सेम काम यहाँ पे है। पूरा डंडे को क्या करेंगे? फेंक देंगे। किससे हमारा काम हो जाएगा? मास को सेंटर ऑफ मास पे रख करके तो हमारे सारे कार्यक्रम होंगे। क्लियर बात हो गई? हमारा जो क्वेश्चन का सोल्यूशन यहीं से आएगा। याद होगा पहले क्या करा था हमने? तो एक पेंडुलम मास एम का पेंडुलम है, लंबाई एल है, स्ट्रिंग से लटका हुआ, और स्ट्रिंग से लटका हुआ तो क्या कर लोगे तुम? अब ये स्ट्रिंग से लटका हुआ, ये थीटा एंगल से डिस्प्लेस कर दिया था, याद है कुछ? कितने से डिस्प्लेस कर दिया था? इसको थीटा से डिस्प्लेस कर दिया था, ऐसा याद होगा, घुमा दिया था कि पेंडुलम तो रोटेट्स थ्रू एंगल थीटा विथ वर्टिकल से पेंडुलम कितना रोटेट कर गया? तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई थी, घट गई थी? बढ़ गई थी। कितना से बढ़ गई थी पोटेंशियल एनर्जी? ऐसा करा था। इसी का एनालॉग हम लोग क्या करेंगे, अब देख लो ध्यान से। पेंडुलम नहीं है, अगर पेंडुलम नहीं है, अगर ये जो है देखो इधर, अब ये बोला डंडा ही है, डंडा को ही क्या बोलते हैं आगे चल कर? हम बोले फिजिकल पेंडुलम। क्या बोलेंगे हम लोग? डंडा को घुमा दिया। डंडा पहले यहाँ पे था सेंटर ऑफ मास, डंडे का सेंटर ऑफ मास से मतलब अब सेंटर घूम करके सेंटर ऑफ मास कहाँ चला ऐसा चला जाएगा। समझ आई बात? थीटा से घूम गया, डंडा घूम गया। तो पहले जो एल पे मास को ले रहे थे, कहाँ पे ले रहे थे? अब कहाँ पे चला गया मास? L/2 पे। तो कितना लिखेंगे इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी? mgl/2 1 माइनस कॉस थीटा। सेंटर ऑफ मास डंडे के लिए यहाँ पे क्या है? स्ट्रिंग है और बॉब है। पेंडुलम का तो स्मॉल हैवी ऑब्जेक्ट है, तो दैट इज द पेंडुलम। बट दूसरा ये डंडा ये पेंडुलम का काम कर रहा था। इस पेंडुलम को क्या बोलते हैं? फिजिकल पेंडुलम।
तो डंडा ये है, तो डंडा का जब डिस्कशन करेंगे तो डंडा का तो मास को सेंटर ऑफ मास पे रख कर डील करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी पहले mgl/2 और यहाँ पे तो करस्पॉन्डिंग है कितना से चेंज हो जाएगा, तो ऐसे चेंज हो जाएगा। मास को सेंटर ऑफ मास पे रख के डिस्कशन कर रहे हैं। तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में तो पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें पता हो गया, देख लोगे। डंडे के लिए मास एम लेंथ का डंडे के लिए रिंग का सेंटर मास कहाँ पे होगा, सेंटर पे। डिस्क का, होलोस्फेयर का, सॉलिड स्फेयर का सेंटर मास पे होगा सारा। होलोस्फेयर का मतलब तुम जानते हो, गोलगप्पा खाया तुमने, तो गोलगप्पे को होलोस्फेयर बोलेंगे और रसगुल्ला को सॉलिड स्फेयर। आगे से तुम रसगुल्ला नहीं बोलोगे, बोलोगे सॉलिड स्फेयर खा रहा हूँ। कभी रसगुल्ला खाने का मौका मिला तो क्या खाओगे तुम, सॉलिड स्फेयर। और गोलगप्पे खा रहे हो तो क्या खा रहे हो, होलोस्फेयर। और पिज्जा खा रहे हो तो क्या खा रहे हो, डिस्क। पिज्जा खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं, डिस्क। बात क्लियर हो गई। और एक ना जो छोटे लाइक आपको पता नहीं है आपके ज़माने में क्या चल रहा है, जब हम लोग छोटे थे एक पीला पीला ना ऐसा आता था, होल होता था, पीला कलर का एक होल होता है, उसको अभी भी गली मोहल्ले में बेचते रहते हैं। हाँ, रोल होता, गोल सा पीला होता है, लेकिन बॉयल में तो उसको वो किया रहता है, क्या बोलते हैं, अंगुली में डाल के खाते हैं। क्या खाते हैं, अंगुली में डाल के खाते हैं। हाँ, कॉफी बोलते हैं उसे, कॉफी। चले जो भी बोलते हैं, ऐसा तो उसको क्या बोले, हॉलो सिलेंडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हॉलो सिलेंडर। कोन वाला तो सब लोग खाते हैं। तो कोन खा रहे हैं, तो कोन में अगर उसमें लाइक आइसक्रीम डाल के खा रहे हैं तो सॉलिड कोन हो गया। आइसक्रीम डाल के खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं। और सिर्फ कभी कभी लोग खाली खाली खाते हैं, जब आइसक्रीम खत्म हो गया तो क्या करते हैं, ऐसे खा जाते हैं। जब खाली वाला खा रहे थे हॉलो कोन हो गया। क्या हो गया हुआ, समझ आ गया होगा लोगों को। और जो बहुत जो बताया कि फोफी बोला तुमने, तो फोफी को काट काट के खाओगे ऐसे, तो क्या हो गया, तो हॉलो रिंग हो गया। और रिंग बोलो हो गया, क्या हो गया हुआ, रिंग हो गया। क्या हो गया, रिंग। क्या हो गया, समझ आई बात नहीं है। रिंग मतलब अंदर से खाली होना। या रिंग में अगर अच्छा एग्जाम्पल ये है कि तुम पहनते हो, जो अंगुली में पहनते हो, क्या हो गया हमारा, या हाथ में जो पहनते हो जिसको कड़ा बोलते हैं, तो क्या बन गया हमारा, रिंग बन गया। तो रिंग का तुम्हें तो लाइफ एग्जाम्पल दिख गया। रिंग, डिस्क, होलोस्फेयर, सॉलिड स्फेयर, ऐसा सुन लिया लोगों ने। तो ये नाम फिलहाल आगे तुम्हारे पास तो रिंग है, तो रिंग का सेंटर मास कहाँ पे होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। यहीं पे ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। ऊपर देख लेगा, रिंग का यहीं पे, डिस्क का भी यहीं पे, होलोस्फेयर का भी और सॉलिड स्फेयर का भी। क्लियर हो गया को लोगों को। तो इसमें कोई मजा नहीं आया लोगों को। रिंग रहेगा उसके मास को यहाँ पे रख के काम कर लेंगे, डिस्क रहेगा इसके मास को यहाँ पे रख के काम कर लेंगे। ठीक है, ये सेंटर मास का ये सिग्निफिकेंस के मास को यहीं पे रख के काम कर लेंगे। तो आधा आधा कर देता हूँ, देखो इधर अब बनाऊंगा तो ये क्या है, तो फिर पहले सेमी सर्कुलर रिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मास एम रेडियस आर का सेमी सर्कुलर रिंग है। सेमी सर्कुलर रिंग। तो बच्चा बोल रहा है कि फुल रिंग होता तो सेंटर मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता। मास नीचे से हटा दिया तो सेंटर मास ऊपर चला जाएगा। मास नीचे से हटा दिया तो सेंटर मास कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर कहाँ जाता है, 2r/π पे आता है। कहाँ पे चला जाता है, इंटीग्रेशन से आता है। आपको डायरेक्ट याद रखना कि सेंटर मास कहाँ चला जाता है। तो बाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो डेट विल 2r/π। और एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स तो ओरिजिन पे ही रहेगा, 0,2r/π लिखेंगे। जब फुल रिंग होता तो सेंटर मास यहाँ पे होता है ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। जब नीचे से हटा देंगे इधर मास गायब हो गया तो सेंटर मास ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर कहाँ पे जाएगा, तो 2r/π। यहाँ से पोजीशन बताएंगे 2r/π, यहाँ से 2r/π है। तो ऊपर से पूछेगा कितना बता देंगे, यहाँ से r में से माइनस करके बता देंगे 2r/π। डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, या कुछ जगहों पे क्वेश्चंस करने होंगे जहाँ पे बोले सेमी सर्कुलर वायर है, रिंग है। तो सेमी सर्कुलर वायर या रिंग है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखो। तो कितना लिखोगे, m × g × 2r/π लिख दोगे। सेंटर मास यहीं पे रहेगा, इसके मास को यहाँ पे रख के डील करेंगे। ट्रांसलेशन मोशन का डिसीजन करना है तो हम इसके मास को सेंटर मास पे रख के डिसीजन कर लेंगे। क्लियर बात हो गई।
एम जी, तो सेमी सर्कल रिंग के लिए 2r/π, तो 1 मोर ही, तो आगे नोट कर लेंगे, ये याद रखना है स्ट्रेट फॉरवर्ड। इंटीग्रेशन से डिराइव होता है सेमी सर्कुलर डिस्क, लिख लें। रेडियस आर का तो सेमी सर्कुलर डिस्क सेमी डिस्क गुड। यहाँ से तो सेंटर मास पहले यहाँ पे था, अब ऊपर फिर से चला जाएगा। सेंटर मास यहाँ से शिफ्ट होकर ऊपर जाएगा, तो डाटा सेंटर मास यहाँ से कितना ऊपर चला गया, तो 4r/3π। डिस्क के लिए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रख लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी लिखना होगा तो फिर से ऐसा लिख लेंगे। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको याद रखना है कि हमें ऐसा सेंटर मास का लोकेशन यहाँ पे होता है 4r/3π। आर क्या, तो रेडियस है। तो अगर ये तो हेमिस्फेयर के लिए हॉलो हेमिस्फेयर ले लें, क्या ले लें आप, हॉलो हेमिस्फेयर, तो r/2 पे हो जाएगा। ये हमें याद होनी चाहिए, इंटीग्रेशन से आता है। यहाँ से बेस जो है तो हॉलो हेमिस्फेयर, तो डाटा 0, r/2 स्ट्रेट फॉरवर्ड याद होने चाहिए लोगों को। हॉलो हेमिस्फेयर एंड सॉलिड हेमिस्फेयर कर लें आप। नेक्स्ट विल बी सॉलिड हेमिस्फेयर। हॉलो के लिए r/2 और सॉलिड के लिए 3r/8। ये कितना होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी कितना बता देंगे, m × g × h के जगह पे 3r/8 mgh। बाकी दो कोन लिख लें, हॉलो कोन एंड सॉलिड कोन। हॉलो कोन एंड सॉलिड कोन, ये क्या तो हाइट दिया था, कोन का क्या है तो हाइट दिया हुआ। अगर सॉलिड और हॉलो, ये बता दें किस में, तो h/4 h/3 फिलअप करना है। क्यों h/4 पे क्यों होगा, सॉलिड में h/4 क्यों हो रहा है, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन इधर ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली वो कहाँ होगा, नीचे होगा। तो वहाँ से तो आप बताएंगे ये h/4 सॉलिड के लिए होगा, h/4 सॉलिड के लिए होगा, h/3 हॉलो के लिए होगा। सॉलिड एंड हॉलो, तो कौन में तो ऐसे सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखना और स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखना। बाकी जो सेंटर ऑफ मास के लिए तो मैथमेटिकली प्रोसेस पे आ जाए हम लोग। सेंटर ऑफ मास का तो लाइक मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए तो ज्योमेट्रिकल सेंटर, अनसिमेट्रिकल के लिए तो ऐसे बता दिया। ये लोग जो कोन और ये सब पढ़ रहे हैं तो कैसे सा ऑब्जेक्ट है, अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। तो और बाकी जो लोकेशंस निकालेंगे, ये मास m1 r1 m2 r2 वाले फार्मूले पे आ रहे हैं हम लोग। m1 है, m2 है, पोजीशन कितना r1 है, r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर। तीसरा मास भी ले लें r3, तो सेंटर ऑफ मास का r सेंटर ऑफ मास निकालोगे, m1 r1 m2 r2 m3 r3। सेंटर ऑफ मास का तो पोजीशन वेक्टर ऐसे निकाल लोगे। तीसरा चौथा पांचवा रहता है, सबके लिए ऐसा करते जाएंगे। r सेंटर ऑफ मास m1 r1 m2 r2 m3 r3 बटे m1 प्लस m2 प्लस m3। क्या बताया था, सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है क्या यहाँ पे, क्यों नहीं कर रहा है, r1 r2 तो लिखा ना,
R1 वेक्टर कितना लिखोगे, x1 i कैप या y1 j कैप ऐसे लिखेंगे ना, z1 k कैप। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आ ही रहा है। तो वह स्टेटमेंट सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या है? मतलब ये ध्यान से देखोगे, सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब ये है कि अगर ये हमारे पास क्या है, डंडा है तो डंडा अगर ऐसा रखा, ये डंडा है, तो अब क्या बोलेंगे हम लोग, इसका सेंटर मास कहाँ पे, मिड पॉइंट पे है। क्या है ये, मिड पॉइंट पे। अगर ये मिड पॉइंट को बताना होगा कहाँ पे है, तो ओरिजिन से कितना बताओगे, ये डिस्टेंस मान लिया x1 है, तो आप कितना बताओगे, x1 प्लस। तो ये बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं, रिप्रेजेंट के लिए यूज करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम से इसके सेंटर मास को कोई मतलब नहीं है। सेंटर मास जहाँ पे मिड पॉइंट पे वहीं पे रहेगा। ये डंडा अगर ऐसा तो सेंटर मास कितना बोलेंगे, x1 प्लस l/2। और अगर ये डंडा ऐसा है तो सेंटर मास क्या बोलेंगे, 0,0 है, तो l/2 पे ही। बट कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या बताएंगे, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो यूज कर रहे हैं तो वो रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज कर रहे हैं। किसके लिए यूज कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आई बात। यहाँ पे रहेगा तो क्या बोलेंगे, कुछ बताया, कुछ अलग बताएंगे सेंटर मास का लोकेशन। अरे है तो l/2 पे ही, बट हमें इन्फॉर्म करने के लिए, लोकेशन बताने के लिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम से सेंटर ऑफ मास को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ आई बात, नहीं आई? ये हम जैसे भी इधर रखें तो कुछ अलग हो जाएगा, इधर रखेंगे तो कुछ अलग हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में हम बताते हैं, बट होगा कहाँ पे वो परमानेंटली, l/2 पे ही होगा। कुछ समझ नहीं आया? अभी भी सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, अब जब यहाँ पे है तो कितना बताएंगे, सेंटर ऑफ मास 0,0 का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, जबकि यहाँ पे है h हाइट पे है तो 0,h पे हो गया। समझ आई बात नहीं? कहेंगे क्या, सेंटर मास मिड पॉइंट पे ही है। तो जो कोऑर्डिनेट के टर्म्स में हम लोग जो बातचीत करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। किसके लिए के लिए करते हैं, मिड पॉइंट को बताने के लिए कि ये इस लोकेशन पे है रखा हुआ। क्लियर बात हो गई? तो कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा लोगों को, या कन्फ्यूजन बढ़ गया? डिफ्रेंशिएट कर लें, m1 m2 नीचे, ऊपर में m1 v1 प्लस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 by m1 प्लस m2 प्लस m3 वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो नेक्स्ट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर 3 भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 2 तक लिखा तो 2 तक ही लिख देता हूँ। वो प्लस दे करके छोड़ने का मतलब a3 से भी काम चलेगा। m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस m4 v4, जितने रहेंगे सबके लिए ऐसा करते जाओगे। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये सारे एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेंगी। एक एकदम परमानेंट क्वेश्चन रहेंगे जहाँ पे क्या निकालें, r1 i j के में दिया रहेगा, r2 भी i j के में दिया रहेगा, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालो। तो r1 r2 रख रहे हो, m1 m2 दिया रहेगा, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकल के आ जाएगा। या कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, r1 r2 m1 m2 एंड r सेंटर ऑफ मास। कोई 4 दिए रहेंगे, 5वां वहाँ से निकल जाएगा। या वेलोसिटी के टर्म्स में तो 2 पार्टिकल्स हैं, m1 का वेलोसिटी v1 और m2 का v1 v2 i j के में दिए रहेंगे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालो। तो वहाँ पे रख दोगे, सोल्व कर लोगे, निकल के आ जाएगा। 5 लोग उसमें भी है, कोई 4 दे रहेगा, 5वां निकाल लोगे। या सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन m1 a1 प्लस m2 a2 बटे m1 प्लस m2। क्लियर बात हो रही नहीं हो रही है? 5 लोग हैं, 4 दे रहेगा, 5वां निकल के आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास का सिंपल सा ऐसा एग्जाम्पल लें, बता दिया कि 2 लोगों के लिए बात होगी। 2 पार्टिकल्स को हवा में उछाल दिया, उनका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना। m1 m2 दोनों को हवा में उछाल दिया, m1 m2 दोनों को हवा में उछाल दिया, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालें। कितने पार्टिकल हैं, 2 पार्टिकल है, m1 m2 को हवा में उछाल दिया, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। वो उछाल दिया या जैसे भी तो उछाल दिया, m1 है m2 है, दोनों a1 a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, gn माइनस जे कैप, gn माइनस जे कैप a1 भी और a2 भी। मैं बोल रहा हूँ ऐसे जहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे तो ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। एक्सेलरेशन का वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे, और क्या लिख देंगे आप, तो ए सेंटर ऑफ मास निकालेंगे।
M1A1 प्लस M2A2 बाई M1 प्लस M2। M1A1 में कितना आ जाएगा, G माइनस जे कैप। M2 में कितना आ जाएगा, G माइनस जे कैप कॉमन हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास भी कितना आ जाएगा। जिसको भी दिक्कत है बता देगा। दो ऑब्जेक्ट को हवा में उछाल दिया, सेंटर मास का एक्सेलरेशन निकालो, या तीन को हवा में उछाल दिया, उछाला वर्टिकली उछाला या एंगल पे उछाला, कोई फर्क है। प्रोजेक्टाइल में भी एक्सेलरेशन कितना होता है, G माइनस जे कैप। और वर्टिकली जब फेंकेंगे तो भी एक्सेलरेशन कितना होता है, या हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे तो भी कितना होता है, G माइनस जे कैप। एक्सेलरेशन इतना ही होता है। तो सेंटर मास का एक्सेलरेशन निकालो 2 3 5 4 के लिए, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास भी G एन माइनस जे कैप। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। फार्मूले का इस्तेमाल करना है, M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3 बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए। क्लियर बात हो गई। तो यहाँ पे A1 A2 की वैल्यू बराबर थी, A1 भी A था और A2 भी क्या था, ठीक है। ये अगर ऐसा ले लें एग्जाम्पल के रूप में, कोई ऐसा केस लें जहाँ पे A1 की वैल्यू A है और A2 की वैल्यू क्या हमारा, तो माइनस A है। ये कहाँ पे होता बताएगा कोई, याद होगा। दो पेंडुलम है, लेकिन दो ऑब्जेक्ट के लिए M1 M2 के लिए ऐसा बताया था। ये दो ऑब्जेक्ट के लिए ऐसा एग्जांपल दिया था, एक M1 है M2 है, किसका एक्सेलरेशन निकाल दिया था लोगों के लिए, M1 M2 इंडिविजुअल का एक्सेलरेशन निकाल दिया था। कितना होता था, M2 एंड M1 कितना कितना एक्सेलरेशन लिखा था हमने, M2 माइनस M1 इंटू जी बटे M2 प्लस M1 एक्सेलरेशन था। जब डायरेक्शन यूज करोगे तो ये डाउन जाएगा और ये कहाँ जाएगा, इसका ये मानेंगे तो इसका कितना हो जाएगा। या फिर ऐसा ले लें कि इसकी वैल्यू को मान ले कि A और A दोनों का मैग्नीट्यूड है, A एंड A, तो ये कितना ले, A माइनस जे कैप और वो कितना है, A प्लस जे कैप है। समझ आ गया वो लोगों को, A एंड माइनस जे कैप और ऐसा लिख दिया। किसी को कन्फ्यूजन है बताएगा। M2 का एक्सेलरेशन कितना है, A एंड माइनस जे कैप। A की वैल्यू कितनी है, M2 माइनस M1 इंटू जी बटे M2 प्लस M1। पहले जो न्यूटन लॉ में पढ़ा था तो किसका एक्सेलरेशन था वो, M2 एंड M1 का। अब यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं किसका एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं, M1 एंड M2 का। एक सेंटर ऑफ मास है, उस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। तो वो कहाँ से निकलेगा, तो क्वेश्चन में केयरफुल रहेंगे किसका पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में केयरफुली पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आपको तो एंटीना बड़ा हो रहा है, पूरा जो एरिया बड़ा हो रहा है, क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसको ध्यान में रख करके आंसर देंगे। तो A1 A2 पता, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या लिखेंगे अब, ये सेंटर ऑफ मास M2 A2 की जगह पे कितना रख दूँ, A माइनस जे कैप, और M1 A1 कितना लिख दूँ, M1 A प्लस जे कैप। A की वैल्यू कितनी, तो यहाँ से तो M2 प्लस M1 ऊपर में, M2 माइनस M1 कॉमन ले लेता हूँ, या ऐसा क्या देख लें ऊपर देखेंगे, A एंड माइनस जे कैप कॉमन ले लिया। वहाँ ऊपर वाले जो लिखा हुआ किसी को दिक्कत है, ऊपर वाले में ऊपर जो लिखा हुआ उसमें किसी को दिक्कत है बताएगा, क्या में दिक्कत है। M2 A2 M1 A1 बाई M1 प्लस M2 ऐसा लिख दिया गया। A2 की वैल्यू A माइनस जे कैप, A1 की वैल्यू A प्लस जे कैप। माइनस जे कैप नीचे को दिखा रहा है, प्लस जे कैप किसको दिखा रहा है, ऊपर को दिखा रहा है। कॉमन ले लोगे यहाँ से, A एंड माइनस जे कैप कॉमन लिए, यहाँ से लोगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे फार्मूला, यहाँ माइनस बच जाएगा, तो M2 माइनस M1 हो जाएगा ये बाई M2 प्लस M1। अब A की वैल्यू रख दो, A की वैल्यू रख दो A की वैल्यू रख दो। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना आ गया, M2 माइनस M1 बाई M2 प्लस M1 का होल स्क्वायर। G माइनस जे कैप क्या बता रहा है,
सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कहाँ जाएगा? वो ग्राउंड माइनस जे कप डाउनवर्ड जाता हुआ दिखेगा तुम्हें। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी डाउनवर्ड। क्वेश्चन जब बनाएंगे तो पता कर लेंगे किसका एक्सेलरेशन पढ़ने को बोल रहा है वो। M1 M2 का एक्सेलरेशन पूछ रहा है या सेंटर ऑफ मास का पूछ रहा है? डायग्राम वही रहेगा। डायग्राम न्यूटन लॉ में भी दिखा था, यहाँ भी दिखेंगे वो। जिनको कन्फ्यूजन है बोल देगा। एक सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की चर्चा कर दी गई। फटाफट जल्दी वैल्यू पुट कर लेगा, फटाफट पुट करेगा, फौरन पुट करो वैल्यू। 2 वैल्यू देता हूँ कि डाटा पुटिंग का सवाल रहता है किताबों में। भैया 3 kg 1 किलो दिया हुआ, बहुत आसान दिया है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल लें। 3 kg 1 kg एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास बता दें। G/2 G/4 जी कितना आ रहा है? G/E G/4 एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास G/4। ओके, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बस वैल्यू रखना है M2 - M1। तीन माइनस 1 3 + 1 होल स्क्वायर इंटू जी डायरेक्शन माइनस जे कैप। 3 - 1 कितना हो गया? 2 और नीचे 4, 2/4 का स्क्वायर कर लोगे तो डाट भी G/E। समझ नहीं आया लोगों को? G/4 माइनस जे कैप क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन को दिखा रहा। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा? किसी को कन्फ्यूजन है बताएगा? भेजना किसी को। G/4 माइनस जे कैप डायरेक्शन आ जाएगा। तो पोजीशंस के लिए क्या बताया था? देखो, एक तो M1 R1 + M2 R2 बटे M1 + M2, जहाँ पे R1 R2 दिए रहेंगे। R1 R2 किस में दिए रहेंगे? IJK में। तो डेफिनेटली वही वाला फार्मूला लगना। R1 R2 किस में दिए रहेंगे? और तो कुछ केस में तो कोऑर्डिनेट के टर्म्स में दिए रहते हैं। तो सेंटर ऑफ मास कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स सेंटर ऑफ मास, तो वहीं से डिराइव होता है। ये कितना आता है? M1 x1 + M2 x2 + M3 x3/A। M1 + M2 + M3 ऐसा करोगे। वो उदय नहीं है, उसको भेजना। वो ना कल 20 क्वेश्चन का एक फोटोकॉपी निकाल दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 20 क्वेश्चन M1 x1 M2 x2 M3 x3/A। एक सेंटर मास, दूसरा क्या लिखेंगे? वो M1 R1 + M2 R2 + M3 R3 से ही आता है। बाई सेंटर ऑफ मास M1/1 M2/2 M3/3/E। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकालने के क्वेश्चंस होते हैं। जेड सेंटर ऑफ मास भी अब कंटिन्यू कर लो। कौन बता देगा जेड सेंटर ऑफ मास को? M1 Z1 M2 Z2। ऐसे कंटिन्यू कर लोगे। सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकालो, वाई कोऑर्डिनेट निकालो, जेड कोऑर्डिनेट निकालो। यूजुअली एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहते हैं या वाई तक पूछ रहते हैं। जेड की जरूरत कम पड़ती है। फार्मूला वाइज सबकी लिख लेंगे। यहाँ से भी क्या कर लोगे? सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पूछा है, x/z लिख लोगे। आर सेंटर ऑफ मास कितना लिख लोगे? एक्स आई कैप। एक्स सेंटर ऑफ मास में आई कैप लगा दो, वाई सेंटर ऑफ मास में जे कैप, और जेड सेंटर ऑफ मास में के कैप। तो ऐसे भी यूटिलाइज कर लेंगे। किसी को दिक्कत है बता देगा? x/z के लिए इंडिविजुअल करना होगा तो ऐसा कर लोगे। एक्स सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास, जेड सेंटर ऑफ मास के लिए जल्दी जल्दी पता कर देगा। मैं एक करके दिखा देता हूँ। एक्स सेंटर ऑफ मास निकालना, वाई सेंटर ऑफ मास निकालना। ऊपर देगा, जो पीछे हो गया तो नोट कर लिया। अगल बगल वाले की कॉपी बार बार ना देखा करे, अपने आप की स्पीड बढ़ाएगा लोग। पहले बता दिया कि जो गति ना हो तो क्या हो जाती है? दुर्गति हो जाती है। तो अपनी स्पीड बताएं, गति लाएं अपने अंदर, अपने अंदर गति लाएं, एक्सेलरेशन लाएं।
M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 प्लस M4 x4 बाई M1 प्लस M3 M4, हाँ या नहीं? तो ऐसा जोड़ दोगे, तीन के तीन लूँ, चार लूँ, पाँच लूँ, कितना मास लेके काम करूँ? तीन लेके काम करूँ, तीन लेके काम करता हूँ, दो लेके काम कर लेता हूँ, पहले तो दो ही लेके काम कर लेता हूँ। देख लो इधर ऊपर देखा, 2 किलो 4 किलो, 2 किलो 4 किलो, 2 किलो 4 किलो, ये कितने मीटर पे है? तो ये कितने मीटर पे? तो 1 मीटर पे है, 1,0 पे है। और कहाँ पे ये 3,0 पे है। ऐसा कुछ दिया ऊपर देखा, कुछ नहीं दे करेगा तुम, आप कुछ ना करें, बस देखें आप। हमें क्या निकालना है? लेकिन सेंटर ऑफ मास निकालना। ये 1,0 किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ? तो आंसर भी किसके रिस्पेक्ट में डिसीजन करना होगा? दो तरीका करने के लिए ऊपर देगा, बातचीत नहीं करेगा। दो तरीका करने के लिए, एक तो हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं। M1 x1 वाला फार्मूला किसके रिस्पेक्ट में बना हुआ? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ऊपर देगा, एक सेंटर मास ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो ये वाला मास कहाँ पे है? M1 कहाँ पे है? तो 2 किलो इंटू x1 1 हो गया, M1 इंटू x1 लिख दिया, M2 इंटू x2 लिख दिया, बाई M1 प्लस M2, 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जोड़ोगे कितना आ जा रहा है? 14/6 कितना आ जा रहा है? 7/3 कहाँ पे होगा ये? तो क्या समथिंग दो यहाँ पे कहीं होगा, ये 3,0 तो 2 कहीं यहाँ पे आ रहा होगा, नहीं आ रहा बीच में? एक है, फिर यहाँ पे क्या है? 2 आएगा, फिर क्या आएगा? 3 आएगा। तो 2 के बाद कहीं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा, कहाँ पे होगा? समझ नहीं आया कुछ? 7/3 आया। एक तरीका देखेंगे, ये तरीका को हम कम यूज करेंगे, दूसरा तरीका जो यूज करेंगे वो देख लोगे तुम। ऊपर देगा, 2 ऑब्जेक्ट 3 ऑब्जेक्ट का केस जब रहेगा तो एक दूसरा तरीका ये होता है। अभी से पहला x1 की वैल्यू याद करवाया था। x1 किसका लोकेशन था? सेंटर ऑफ मास का। किससे? M1 से। M1 से x1 दूरी पे था। जब दो लोगों का होगा तो बार बार मैं यही यूज करूंगा। x1 की वैल्यू कितना लिखा था? M2d। तो मैं डायरेक्टली बोलना चाहता हूँ कि हमें सेंटर ऑफ मास पता करना। दो लोग हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 2 मीटर दिया हुआ। d की वैल्यू कितना दिया हुआ? 2 मीटर दिया हुआ। हम इसको ओरिजिन मान के निकाल लेंगे। इसको यहाँ से पता करोगे सेंटर ऑफ मास को, तो ऊपर में क्या लिखोगे? 4 लिखोगे। 4/6 इंटू 2, 4/6 इंटू M2d बाई M1 प्लस M2, M2d बाई ये d कितना होगा? 4 गुने 2 8, 8/6, 4/3 कितना? 4/3 कहाँ से आ गया? यहाँ से आ गया। तो अगर यहाँ से बताना होगा तो एक जोड़ दोगे, 1 + 4/3 तो कितना आ जाएगा फिर से? तो 7/3 आ जाएगा। समझ नहीं आया बात? तो मैं ओरली यहाँ से निकालूंगा कि दो लोगों के सिस्टम में किसी एक को, और यहाँ से मान लूंगा डायरेक्टली। क्या करेंगे? M2d बाई M1 प्लस M2, और यहाँ से बताना होगा तो क्या कर लेंगे? तो ऐड करके काम कर लेंगे। समझ नहीं आया कुछ? दो लोगों वाले में M2d बाई M1 प्लस M2 ही लगाएंगे बार बार। दो लोगों वाले में क्या लगाते हैं? M2d बाई M1 प्लस M2 ही लगाते हैं। समझ आया कुछ? सब लोग एक बार बोलेगा, x1 का वैल्यू बताएगा, एक साथ बोलेगा लोग। M2d बाई M1 प्लस M2, x2 की वैल्यू M1d बाई M1 प्लस M2। तेज बोलेगा, सब लोग बोल नहीं रहा है, काफी लोग सुस्त हो गए। x1 की वैल्यू बोलेगा, सब लोग नहीं बोला अभी भी। फिर से बोले x1, x2 की वैल्यू। जो नहीं बोल पा रहे हैं किताब कॉपी देख के भी बोल सकते हैं आप। बाकी आगे से मैं बता दिया कहाँ से निकालूंगा, दो लोगों में कहाँ से निकालूंगा। ये अप्लाई करूंगा, कुछ और अप्लाई करूंगा, ऐसा अप्लाई करूंगा। 4 गुने d बाई 6 ऐसा करूंगा, कितना आ जाएगा हमारा? और जहाँ से पता करना होगा वहाँ से तो आगे ऐड कर लेंगे हम। तो ये दो लोगों के सिस्टम के लिए बार बार करूंगा, हाँ या नहीं? तो ऐसा यूटिलाइज करें। M1 x1 का फार्मूला आपके सामने आ गया है। M1 x1 का फार्मूला आपके सामने आ गया है। देख लें, एक जैसे नोटिस कर ले, पावर ऑफ हर्ट निकालना होता है। पावर ऑफ हर्ट, आपका हर्ट जो है तो क्या करता है? तो ब्लड को तो पूरे बॉडी पार्ट्स में तो सेंड करता है। पावर का फार्मूला होता क्या वैसे? वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन का फार्मूला बताएगा FDS बाई dt या T, जैसा भी यूज करें। F को क्या लिखते हैं? तो बच्चा जानता है F के बारे में। F फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर बोलते हैं। तो फिर F की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
P इंटू ए। ऐसे तुम जानते हो कि फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर बोलते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या मेजर करते हैं हम लोग? प्रेशर। तो अब ये फोर्स की जगह पे कितना लिख दूंगा? P इंटू ए। फोर्स की जगह पे कितना डाल दूंगा? P इंटू ए इंटू डी एस बाई कितना हो गया हमारा? dt हो गया। P हो गया हमारे पास। ए डी एस को कितना लिख लोगे? डी बाई डी टी। तो पावर ऑफ हर्ट निकालने के लिए है वर्क डन बाई टाइम ही, बट इस फॉर्मेट पे यूज करेंगे। हमें क्वेश्चंस में क्या दिया रहता है? क्वेश्चन में प्रेशर दिया रहता है कि इतने प्रेशर पे इतना वॉल्यूम क्या कर रहा है ब्लड का, तो ट्रांसफर कर रहा है और इतने टाइम में ट्रांसफर कर रहा है। तो ये वैल्यूज दिए रहते हैं। तो क्या निकालने बोलता है कि पावर की वैल्यू बता दें। हर्ट का क्या बता दें आप? हर्ट का पावर निकालें। हर्ट का क्या निकालें आप? पावर की वैल्यू निकालें। प्रेशर गिवन होते हैं, कितना वॉल्यूम सेंड कर रहा है, वॉल्यूम सेंड करने का रेट दिया रहता है कि इतने मिनट में इतना वॉल्यूम सेंड कर रहा है, ये इतने सेकेंड में इतना वॉल्यूम सेंड कर रहा है। तो जितना वॉल्यूम सेंड कर रहा है यहाँ पर रखोगे, और जो प्रेशर रहेगा यहाँ पर रखोगे, और जो टाइम रहेगा यहाँ पर रखोगे। तो जो भी जो पावर की वैल्यू जाएंगे तो आइडेंटिफाई हो जाएगा। क्लियर हो गया लोगों को? बाकी आपको टेस्ट में एक क्वेश्चन आया था कि हर्ट पुशेज, कौन सा 32 नंबर क्वेश्चन? 32 नंबर क्वेश्चन टेस्ट पेपर में आपका आया था। क्या लिखा हुआ था कि हर्ट पुश कर रहा है कितना? 1 cc ऑफ ब्लड। 1 cc ऑफ ब्लड कितना टाइम में? ये डीवी दिया हुआ, वॉल्यूम दिया हुआ, टाइम दिया हुआ कितना? 1 सेकेंड, और प्रेशर की वैल्यू दिया हुआ। ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया कभी। बाकी जो है तो प्रेशर के टर्म्स में एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करके आइडेंटिफाई कर लेंगे, वैल्यूज रख देंगे आप। P इंटू डी बाई डी टी आगे गुना कर लोगे। दो जो भी जितना भी दिया हुआ, टाइम 1 सेकेंड और वॉल्यूम 1 cc, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज कर लोगे। बाकी जो ना जो क्वेश्चन एग्जाम हुआ था उसके कुछ आंसर चेंज कर लेंगे, कुछ मिस प्रिंटिंग है। बाकी नोट कर लें कौन से क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है। एक तो 36 नंबर में ए कर लेंगे आप, 35 में भी चेंज कर लेंगे, 35 में तो बी सी कर लेंगे। थर्टी 35 नंबर का तो सी आएगा, 36 का ए आ जाएगा। और रॉड लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ बता दें कि स्ट्रिंग और बॉब का सिस्टम रहेगा तो बॉटम पे कितना होना चाहिए? √5 GL होना चाहिए। जबकि लाइट रॉड रहेगा तो कितना होना चाहिए बॉटम पे? तो √4 GL √4 GL होना चाहिए, या बाहर में 2 ले लेंगे तो √GL होना चाहिए, 2 √GL। हाँ है नहीं? तो ए कर लेंगे, 36 का ए कर लेंगे आप, और 35 का सी कर लेंगे। उसमें बोला जा रहा है कि 35 नंबर 35 का कितना कर लेंगे आप? सी कर लेंगे। क्वेश्चन में लिखा होगा 1 किलो का ऑब्जेक्ट है, कितना स्प्रिंग है? लेंथ दिया हुआ 50 सेंटीमीटर। 1 किलो का ऑब्जेक्ट है, लेंथ कितना दिया हुआ? 50 सेंटीमीटर। और कितना से एक ब्लॉक को लटकाते, 1 किलो का ऑब्जेक्ट को लटकाते तो कितना सेंटीमीटर एक्सटेंड कर गया? 2 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर गया। 35 नंबर क्वेश्चन में 36 नंबर तो डायरेक्टली है, वो मिस प्रिंटिंग है, आपको हर एक को याद होगा √4 GL। 35 नंबर में देख लेंगे क्या, तो कुछ उसमें मिस प्रिंटिंग दिया हुआ आंसर में, बी ऑप्शन दे रखा है, वो सुधार लेंगे, सी दिया जाएगा। है क्या, तो 1 किलो का ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग से लटका दिएगा, कितना एक्सटेंड कर जाता है? क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट जल्दी कर लो। कितने किलो का? 1 किलो के ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग से अटैच करते हैं। स्प्रिंग का नेचुरल लंबाई दिया 50 सेंटीमीटर, और कितना एक्सटेंशन करता है? डेल्टा एक्स में एक्सटेंड करता है 2 सेंटीमीटर। पहला केस इतना दिया हुआ। अब बाद में बोला खींच दिया स्प्रिंग को जबरदस्ती, कितना खींच दिया? जब लंबाई उसकी 60 सेंटीमीटर हो जाती है। बाद में कितना खींच दिया? कितना एक्स्ट्रा खींच दिया? अरे नेचुरल लंबाई कितनी है? चलो यहाँ तक कर लो। 1 किलो लटकाते तो कितना फैल जाता है? 1 किलो लटकाते तो कितना फैल जाता है? तो पहले के निकाल लो। mg = kx करके के की वैल्यू बता दें आप लोग। mg = kx करके के की वैल्यू बता दें। 400 आ रहा, 500 आ रहा, 50 आ रहा, कितना आ रहा? 1 किलो लटकाते हैं तो कितना एक्सटेंड करता है? 2 सेंटीमीटर। 1 किलो लटकाते हैं स्प्रिंग में तो कितना एक्सटेंड करता है? तो कितना एक के की वैल्यू हो जाए? के नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में,
तो 1 किलो लटकाते हैं, 1 किलो लटकाते हैं तो नीचे mg लगेगा, ऊपर क्या लगेगा, kx लगेगा। नीचे mg और ऊपर kx, नीचे mg और ऊपर kx। तो kx की वैल्यू कितना लिख लेंगे आप, ये 10 हो गया, और k और 2/100 कर लोगे तो k की वैल्यू 500 आ गई। अब ये k की वैल्यू निकालिए, बाद में क्या बोला उसने, कितना खींच दिया, 60 सेंटीमीटर कर दिया। लंबाई अब स्प्रिंग की कितना कर दिया, 60 सेंटीमीटर कर दिया। कितना इलॉन्गेशन हो गया, 10। तो कितनी एनर्जी स्टोर है ये पता करने बोल रहा। एनर्जी कितनी स्टोर है, तो एनर्जी कितनी स्टोर है, kx²/2। कितना एक्सटेंशन है इस पर, ये 500/2 कर लोगे। इलॉन्गेशन कितना हमारा, तो 10 सेंटीमीटर है। अरे 50 नेचुरल लेंथ था, 60 सेंटीमीटर इलोंगेट कर दिया तो कितना एक्सटेंशन हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो 0.1 मीटर लिख लो। 10 सेंटीमीटर को 0.1 ही करते हैं ना, तो 0.1 × 0.1 कर लो। जैसे भी कर लोगे तो 2.5 जूल आ जाएंगे। कितना जूल आ जाते हैं, 2.5 जूल आ जाएंगे। बाकी एक जो है तो उसमें 2 आंसर, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना ज़्यादा, ये एक से ज़्यादा ऑप्शन है उसमें। बाकी कुछ लोग 50 नंबर के बारे में पूछे, 50 में तो सही दिया, 49 को हटा दिया, 49 में तो रॉन्ग ऑप्शन की संख्या ज़्यादा है। बाकी स्प्रिंग वाले तो स्प्रिंग वाले क्वेश्चन से आ जा रहे हैं आंसर। उनचास नंबर हटा दिया गया, उसमें बस क्या स्टेटमेंट खोजना है आपको, रॉन्ग। क्या स्टेटमेंट खोजना है, रॉन्ग वाला स्टेटमेंट खोजना है। तो रॉन्ग वाला में तो मल्टीपल रॉन्ग है, तो हटा ही दिया उसको। बाकी 48 नंबर कुछ लोग बोल रहे थे अल्फा की वैल्यू निकालनी, ऊपर देगा R1 दिया हुआ, R2 दिया हुआ, R1 दिया हुआ, R2 दिया हुआ, 3i कैप, 5j कैप, R2 कितना दिया हुआ, और कितना दिया, V1 V2 दिया हुआ, V1 4i प्लस 3j, और V2 अल्फा i प्लस अल्फा i प्लस 7j। कोलिजन के लिए बोला, कोलिजन हो रहा है, तो कोलिजन के लिए कंडीशन होता है R1 - R2, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन और वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए। ये वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर दोनों का सेम कर दो। R1 - R2 बटे R1 - R2 का मॉडुलस इक्वल टू V1 - V2 ये जो है तो डायरेक्शन वेक्टर सेम कर दिया। पकड़ने के लिए जरूरी है कि जिस लाइन में है तो पोजीशन वेक्टर उसी लाइन में वेलोसिटी वेक्टर होना चाहिए, तभी क्या होगा हमारा, कैच आउट कर लेंगे आप। तो रखोगे डायरेक्टली R1 R2 को घटा लो, कितना आ जा रहा है, तो 8i कैप प्लस 8j कैप, मैग्नीट्यूड कितना है, √2 आ जाएगा। उसी का मैग्नीट्यूड है ना, घटा लो ना ऊपर वाले को, घटा लोगे तो ऐसा आ जाएगा। R1 R2 दिया हुआ, V1 V2 दिया हुआ, R1 - R2 करोगे तो कितना आ जाएगा, घटाओगे दोनों को, 8i कैप 8j कैप, और V1 - V2 को घटाओगे 4 - अल्फा i कैप एंड -4j कैप प्लस 4j कैप। और रूट में क्या कर दोगे यहाँ पे, 4 का होल स्क्वायर 16। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। अब क्या करें, हमें अल्फा निकालना, तो क्या करोगे तुम, कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दोगे, आई का कोफिशिएंट और लेफ्ट में आई का कोफिशिएंट और राइट में आई का कोफिशिएंट कितना है, लेफ्ट में आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, 8/√2, 8/8√2, और राइट में किसी को कन्फ्यूजन अभी तक, कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दिया गया, ये रूट हटा दोगे इधर, स्क्वायरिंग कर दोगे दोनों तरफ, कितना आ जाएगा, 1/2 इजिकल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, बट एट वे 2 टाइम्स 4 - अल्फा का स्क्वायर, 4 - अल्फा का स्क्वायर प्लस 4 - अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा,
16 हो जाएगा, 4 माइनस अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू 8 आ जाएगा यहाँ से, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगा। बाकी ये स्प्रिंग वाले में जो बोल रहे थे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लास में फार्मूला बताया गया, रख दोगे तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। याद होगा मैक्सिमम कंप्रेशन मैक्सिमम इलोंगेशन के लिए क्या बताया गया था, m1 m2 बाई m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, u1 दिया हुआ, u1 u2 दिया हुआ, m1 m2 दिया हुआ, k भी दिया हुआ, x निकालना, सीधा सोल्व करो, x की वैल्यू तो निकल के आ जाएगी, सीधा वैल्यूज रखना है सिर्फ। जिनके आंसर नहीं आ रहे हैं वो गुना नहीं कर रहे हैं वहाँ बैठ करके, जिनके आंसर नहीं आने का मतलब एक ही चीज़ है कि आप गुना नहीं कर पा रहे हैं। वो जो दिया गया आपको क्वेश्चन का जो पैकेज दिया गया, तो आप घर पे अटेम्प्ट करेंगे, नेक्स्ट टाइम डिस्कशन कर दूंगा।